लकी को भूमिका ने यह विश्वास दिला दिया था कि वो राधिका ही थी। नशे की हालत में लकी ने उसे राधिका मान लिया था और वो उससे बातें करने लगा, लेकिन भूमिका जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो लकी को लेकर बिस्तर पर आ गई। लकी को ना जाने क्यों लेकिन भूमिका के ऊपर शक होना शुरू हो गया था। इससे पहले कि उसका शक गहरा था, भूमिका ने लकी को चूमना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, पुलिस इस खबर के साथ उसके कमरे में आई कि होटल में बम था और उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। फिर जब पुलिस को पता चला कि बम सिर्फ 12 मिनट में फटने वाला है, तो उन्होंने सभी लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लकी और भूमिका भी बाकी लोगों की तरह अपने आधे अधूरे सामान के साथ ही होटल से काफी दूर आकर खड़े हो गए। बहुत से लोग बाहर आ रहे थे और बहुत से लोग होटल से दूर भागकर टैक्सी पकड़ने लगे थे। लकी, हमें भी टैक्सी पकड़ लेनी चाहिए, भूमिका ने लकी का हाथ पकड़ते हुए कहा। वैसे भी वो उस इंस्पेक्टर की नजर में नहीं रहना चाहती थी जिसने उसका नाम लिख लिया था। उसे पता था कि जो दवा वो लेकर आई थी उसकी वजह से उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली थी। अरे टैक्सी पकड़कर जाएंगे कहाँ? वैसे भी हम यहाँ पर सेफ हैं, तुम चिंता मत करो, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें जल्दी ही बम मिल जाएगा, लकी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। इतने में उसके आसपास ढेर सारे लोग आकर खड़े हो गए। अरे मैं जल्दबाजी में अपना फोन तो लाना ही भूल गया। शिट, मैंने भी अपने सोने की अंगूठी टेबल के ड्रॉअर में रखी थी, उसे तो निकालना ही रह गया, मैं भी जाकर लेकर आता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? एक सोने की अंगूठी के चक्कर में अपनी जान गंवा दोगे? हाँ हाँ, पुलिस बम ढूंढ ले, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, तब जिसका जो कुछ रह गया है वो उसे जाकर वापस ले आना। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पुलिस बम ढूंढ पाएगी? अरे उसे ढूंढना होता तो वो अभी तक ढूंढ लेती ना। ये पाइथन गैंग का काम है, बम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। देखना, अभी 10 मिनट में पूरा होटल मलबे में बदल जाएगा। पाइथन गैंग? ये कौन सा गैंग है? इतने में वहां खड़े किसी आदमी ने सवाल किया। भाई वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी गैंग है, उनकी और सरकार की आजकल लड़ाई चल रही है। पुलिस ने उनके 20 लोगों को अंदर कर लिया है, इसलिए वो नाराज हैं और टूरिस्ट बेसिस को टारगेट कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया के सामने सरकार की इमेज खराब कर दें। जब तक सरकार उनके लोगों को नहीं छोड़ेगी तब तक वो लोग बाज नहीं आने वाले हैं। आज इस होटल में बम लगाए हैं, कल को किसी और होटल में भी बम लगा सकते हैं, एक दूसरे आदमी ने कहा। लकी ने जैसे ही ये नाम सुना तो वो हैरान हो गया। कोई गैंग इस हद तक गिर सकती थी, इस बारे में लकी सोच भी नहीं सकता था। लकी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए ना, बम फटने में सिर्फ 6 मिनट बाकी रह गए हैं, भूमिका ने फिर से कहा। मेरी अंगूठी। इतने में अचानक से लकी का ध्यान उसकी उंगली की तरफ गया। उसने देखा कि उसकी अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। भूमिका ने कब उसके हाथ से वो अंगूठी उतार दी थी उसे पता ही नहीं चला। कौन सी अंगूठी? इतने में भूमिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। राधिका ने मुझे वो अंगूठी पहनाई थी, ऐसे कैसे गिर सकती है? लकी ने कहा। और इससे पहले कि भूमिका जवाब में कुछ कह पाती, लकी सीधा होटल की तरफ भागने लगा। लकी रुक जाओ, अरे मैं तुम्हें ऐसी 10 अंगूठी दिलवा दूंगी, पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ प्लीज लकी, भूमिका ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन लकी ने उसकी एक नहीं सुनी और सीधा होटल के दरवाजे के बाहर पहुंच गया। वहां पुलिस का जाब्ता तैनात हो गया था। जैसे ही उन्होंने लकी को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे रोक लिया। सर प्लीज, मेरी अंगूठी अंदर रह गई है, मुझे प्लीज अंदर जाने दो, लकी ने कहा। सॉरी सर, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, अभी तक बम नहीं मिला है, पुलिस वालों ने कहा। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, वो मेरी बीवी की आखिरी निशानी थी और मुझे उसे किसी भी हाल में लाना ही होगा, लकी ने कहा। मैंने कहा ना, हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, सॉरी, उस पुलिस वाले ने कहा। लकी को बड़ा हताश सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो राधिका की अंगूठी को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। वो पीछे के रास्ते से अंदर घुसने का मन बना चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उस तरफ जाता, इतने में एक नौजवान कपल लड़ता हुआ पुलिस की तरफ आया। मैं कह रहा हूं ना, अब हमारे पास टाइम नहीं है, पति ने कहा। तो क्या उस बेचारे को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें? मैं भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? उधर से पत्नी ने कहा। अरे बात समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि मैं उसे बचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके चक्कर में मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता हूं। हाँ, पर मैं उसे बचाना चाहती हूँ और मैं अंदर जाऊंगी, उस लड़की ने कहा और पुलिस की तरफ देखने लगी। तुम पागल हो गई हो क्या? एक जान के चक्कर में 3 जान चली जाएगी, थोड़ा तो दिमाग से काम लो, भूलो मत तुम प्रेग्नेंट हो,
इतने में उसके पति ने उसे रोकते हुए कहा। उस लड़की की हालत ये सुनकर खराब हो गई थी। इतने में एक पुलिस वाले ने उन दोनों के पास आते हुए पूछा, अरे क्या मामला है, आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं? सर, मेरा भतीजा अंदर वॉशरूम में रह गया है। हमने दरवाजा बजाया लेकिन उसने खोला ही नहीं। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो मैं इसे जल्दबाजी में बाहर ले आया, लेकिन वापस जा पाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। अब ये अंदर जाने की जिद कर रही है सर, मैं इसे अंदर नहीं जाने दे सकता हूं सर। उसके पति ने सारा मामला इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा, वो हमारे साथ हमारी जिम्मेदारी पर यहाँ छुट्टियां मनाने आया था सर, हम ऐसे कैसे उसे जाने दे सकते हैं? हम उसे ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। उस लड़की ने इंस्पेक्टर से कहा। वो खुद उसकी बात सुनकर दुविधा में पड़ गया था। उन लोगों के पास खड़े लकी ने भी उनकी बात को सुन लिया था और उसने बिना देर किए इंस्पेक्टर के पास आते हुए कहा, सर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बीवी के जाने के बाद से मैं अकेला हूं। अगर मेरी जान चली भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। आप प्लीज मुझे एक चांस दीजिए, मैं उस बच्चे को और अपनी अंगूठी दोनों को बाहर ले आऊंगा। अगर मैं बच गया तो मेरी किस्मत, और अगर मैं मर भी गया तो कोई फिक्र नहीं। सर प्लीज देर मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए, वैसे भी सिर्फ 5 मिनट रह गए। लकी ने उन्हें घड़ी दिखाते हुए कहा। जब लकी ने अपनी जान की जिम्मेदारी खुद ले ली थी तो इंस्पेक्टर ने भी उसे नहीं रोका और उसके लिए रास्ता खोल दिया। थैंक यू। वो किस कमरे में है? इतने में लकी ने उन दोनों से पूछा। रूम नंबर 404, उसका नाम पीरू है, उस लड़की ने कहा। इसके बाद लकी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की और भागते हुए सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। पूरा होटल खाली हो गया था और लकी गोली की रफ्तार से भागता हुआ अंदर जा रहा था। रिसेप्शन से पुल और पुल से कमरे का फासला उसने देखते ही देखते पार कर लिया। सबसे पहले वो बच्चे के कमरे में गया। इमरजेंसी होने की वजह से होटल ने लिफ्ट भी बंद कर दी थी। ऐसे में लकी सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला गया और सीधे 4थे माले पर पहुंच गया। जैसे ही वो कमरा नंबर 404 के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा अंदर से बंद हो गया था। उसने घंटी बजानी शुरू की लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। आखिर में जब लकी के पास कोई चारा नहीं रह गया तो उसने लॉक के ऊपर ब्लेड मारना शुरू कर दिया। ब्लेड की धार से लॉक कुछ ही देर में टूट गया और दरवाजा खुल गया। उसने पूरे कमरे में देखा तो बच्चा उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने बाथरूम की तरफ देखा तो बच्चा वहां भी नहीं था। पीरू, 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 लकी जोर से चिल्लाया। इतने में उसे कमरे में किसी के रोने की आवाज आई। वो बच्चा कुर्सी के पीछे दुबक कर बैठा रो रहा था। जब लकी ने उसे देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो छोटा सा भूरी आंखों वाला बच्चा था। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी तरीके से सहम गया था। उसकी सांस चौक होने की कगार पर आ गई थी। आप कौन हो? और मेरे चाचा कहाँ चले गए? उसने रोते हुए और घबराते हुए लकी से पूछा। मैं आपको आपके चाचा के पास ही ले जाने आया हूँ, लकी ने कहा और बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठा लिया। जिस रफ्तार से लकी आया था उससे 2 गुनी रफ्तार से उसने नीचे उतरना शुरू कर दिया। उधर जब लकी ने होटल के अंदर उस बच्चे को बचा लिया था तब इधर बाहर उसके चाचा और चाची खड़े होकर घड़ी देख रहे थे। बम फटने में अभी भी 3 मिनट और कुछ सेकंड्स बाकी थे। उन दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए और भगवान की तरफ देखने लगे। उधर लकी बच्चे को लेकर नीचे आ गया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचा उसने देखा कि रूम सर्विस वालों का फोन बजने लगा। लकी उस फोन की आवाज सुनकर हैरान हो गया। उसने बिना देर किए फोन उठाया। उधर से आवाज आई, स्वीट नंबर 6 में एक ब्लैक कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज। ये आवाज एक लड़की की थी। लकी उसकी डिमांड सुनकर हैरान हो गया। यहाँ बम फटने वाला था और उस लड़की को ब्लैक कॉफी पीनी थी। हेलो हेलो, वो लड़की उधर से बोलती रही, लेकिन इतने में लकी ने फोन काट दिया और भागते हुए स्वीट नंबर 6 की तरफ बढ़ने लगा। उसने दरवाजे के सामने पहुंचते ही घंटी बजा दी। जैसे ही दरवाजा खुला उस लड़की ने लकी को बिना शर्ट के देखा तो वो हैरान हो गई और जोर से चिल्ला उठी, आह! खुद लकी भी उस लड़की को देखकर हैरान हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी लकी से इंडिया में बहस हुई थी। वो अपने नाइट गाउन में ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई खबर ही नहीं थी कि होटल में हो क्या रहा था। तुम अपने कमरे में क्या कर रही हो? कोई अपने कमरे में क्या करता है, इससे दूसरों को कोई मतलब ना हो ना तो वही अच्छा है, पर तुम यहाँ सुपरमैन बनकर क्यों घूम रहे हो? पता नहीं यहाँ लड़कियां भी होती हैं? ऐसे नंगे बदन किसके सामने शो ऑफ करने निकले हो? और ये बच्चा किसका है? और ये तुम्हारी गर्दन पर निशान? उस लड़की ने लकी के ऊपर सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन लकी ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सीधा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगा। अरे हो, हेलो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और ये सब क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो! उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। इस होटल में बम है, तुम्हें पता नहीं चला? लकी ने उसके साथ चलते हुए कहा। बम? जैसे ही उस लड़की ने सुना तो उसके होश उड़ गए। रिसेप्शन से सबको फोन गया था।
स्टाफ सबके कमरे में आया था, तुम कहाँ थी तब? लकी ने पूछा। वो मैं अपना रूम लॉक करके बालकनी में गाने सुन रही थी, उस लड़की ने अचानक से भोला सा चेहरा बनाते हुए कहा। लकी का तो मन कर रहा था कि वो अपना सिर पीट ले, लेकिन उसके पास में इतना टाइम नहीं था। उसने उस लड़की को गुस्से में देखा और उस बच्चे के साथ उसे घसीटते हुए अपने कमरे के बाहर ले आया। इसे पकड़ो, मैं 1 सेकंड में आ रहा हूँ। लकी ने बच्चे को उसे थमा दिया और फिर सीधा कमरे में चला गया। उसने बिना देर किए अंगूठी ढूंढनी शुरू कर दी। किस्मत से उसे वो जमीन पर गिरी मिल गई। लकी ने उसे उठाकर अपनी जेब में डाला और फिर से बाहर आ गया। आते हुए उसने देखा कि अब उसके पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम रह गया था और उसके साथ 2 और भी लोग थे। उस लड़की ने अपने पैरों में हील्स पहनी हुई थी। ऐसे में लकी उससे भागने की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने एक कंधे पर उस बच्चे को और दूसरे कंधे पर उस लड़की को उठाया और सीधा बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, उस लड़की ने कहा। ठीक है, बम फटने में सिर्फ 1.5 मिनट बचे, तुम अपने हिसाब से आ जाना। और लकी उसे नीचे उतारने लगा, लेकिन ये सब सुनकर वो घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मत उतारो, ऐसे ही चलो। लकी ने फिर से उसे ठीक से कंधे पर लादा और भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो तेजी से दरवाजे के पास आता जा रहा था। इधर पुलिस वाले और बाकी सभी लोग लकी के जल्दी से बाहर आने की दुआ कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सही वक्त पर बाहर आ पाएगा? क्या वो उस बच्चे और उस लड़की की जान को बचा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टाब्लिनियर जब पॉकेट एफएम पर। लकी और भूमिका होटल से बाहर तो आ गए थे, लेकिन अचानक से लकी को याद आया कि वो अपनी अंगूठी अंदर ही भूल गया था। ऐसे में लकी पुलिस वालों से अंदर जाने की जिद करने लगा, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे मना कर दिया तो वो एक बच्चे को बचाने के बहाने अंदर चला गया। उसने सबसे पहले उस बच्चे को उठाया और फिर बाहर आने लगा, लेकिन इतने में उसे वो लड़की वहां नजर आ गई जिससे उसकी बहस हुई थी। ऐसे में लकी ने उसे भी अपने साथ लिया और राधिका की दी हुई अंगूठी को जेब में डालकर वहां से बाहर आने लगा। बम फटने में अब सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। सभी लोगों को लकी की चिंता हो रही थी। हे भगवान, उस लड़के को जल्दी से जल्दी बाहर बुलवा लो। भगवान, प्लीज हो सके तो उस बच्चे को भी सही सलामत ले आए। प्लीज गॉड, सेव दैट मैन। सभी लोग ऊपर देखकर दुआ कर रहे थे। जब भूमिका ने लोगों को ये सब करते हुए देखा तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लकी के साथ में कुछ गलत करने के लिए जा रही थी। उसने एक सही आदमी को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन इस चीज ने भूमिका को ज्यादा देर के लिए परेशान नहीं किया था। उसे पता था कि वो जो कर रही थी वो क्यों कर रही थी। वैसे भी इस वक्त लकी को भी अपनी जिंदगी में प्यार की जरूरत थी। ऐसे में वो लकी को एक तरह से प्यार ही तो दे रही थी, इसलिए उसने भी अपने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखकर लकी के बाहर आने की दुआ करने लगी। इधर सारे इंस्पेक्टर्स और पुलिस वाले लगातार दरवाजे पर अपनी नजर टिकाए हुए थे। वो एक पल के लिए घड़ी की तरफ देखते और दूसरे ही पल वो दरवाजे की तरफ देखने लगते। 1 सेकंड का भी इंतजार उनके लिए बहुत भारी होता जा रहा था। उनसे रहा ही नहीं जा रहा था। सभी लोग पुलिस वालों के ऊपर टकटकी लगाए खड़े थे और उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। इतने में अचानक से एक पुलिस वाले को एक भागते हुए आदमी की छवि नजर आई। उसकी दाढ़ी भारी थी, उसने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी और ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसके कंधे पर एक लड़की थी और गोदी में एक बच्चा। वो गोली की रफ्तार से भागता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही उसे आते देखा तो वो खुशी के मारे झूम उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना बेटा किसी मुसीबत से वापस आ गया हो। वो आ गया, वो आ गया, उसने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही वहां खड़े हुए सभी लोगों ने ये सुना तो वो भी खुशी के मारे झूम उठे और हवा में उछल गए। वो दोनों पति पत्नी की आंखें डबडबा आई थी। अगले ही पल लकी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पूरे बदन पर पसीना साफ चमक रहा था। उसकी सांस हल्की सी फूल रही थी और वो उसी फूलती हुई सांस में उन पति पत्नी के सामने आकर खड़ा हुआ और उनका बच्चा उन्हें थमाते हुए बोला, लीजिए। चाचा, उस बच्चे ने अपने चाचा की गोद में जाते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, सही सलामत है मेरा बच्चा। उसके चाचा ने भी उसे गले से लगा लिया। इधर उसकी पत्नी ने भी बच्चे को चूमना शुरू कर दिया था। वो रोती जा रही थी। फिर उसे ना जाने क्या सूझा
और उसने लकी के पैर पड़ना शुरू कर दिए। उसे देखकर उसका पति भी लकी के पैरों में गिर गया और बोला, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरा नाम दानिश है, मैं भी इंडिया से ही हूं। आपने लाज रख ली सर, उसने कहा। लकी उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मन ही मन अपने आप से कह रहा था कि अगर आज राधिका नहीं होती तो ये सब नहीं होने वाला था। अगर राधिका की अंगूठी अंदर नहीं रह जाती तो लकी को अंदर जाने का कोई मौका नहीं मिलने वाला था। इसलिए उसने मन ही मन राधिका को खूब दुआ दी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? पता नहीं बम फटने वाला है, भागो ना, उस लड़की ने कहा, जो अभी भी लकी की पीठ पर लदी हुई थी। इन सब के बीच में लकी ये तो भूल ही गया था कि उसकी पीठ पर अभी भी वो लड़की बैठी हुई थी। उसने तुरंत उसे नीचे उतारा और कहा, हम सेफ हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो लड़की नीचे उतरी तो अपने आसपास देखने लगी। सभी लोग लकी और उस लड़की की तरफ ही देख रहे थे। पुलिस, होटल का स्टाफ, वहां के टूरिस्ट, सभी उस लड़की को बड़ी हैरानी भरी नजरों से देखे जा रहे थे। ये मैडम आपको कहां से मिल गई? हाँ, हमने तो पूरा होटल खाली करवा दिया था। फिर ये कहां रह गई थी? एक मिनट, आप तो स्वीट में थी ना मैडम? मैंने इनके नंबर पर फोन भी किया था, लेकिन ये फोन ही नहीं उठा रही थी। पता नहीं कहां चली गई थी। बाप रे, इतनी इमरजेंसी की सिचुएशन में इन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर अभी अंदर ही रह जाती तो क्या होता? हाँ, सही कह रहे हो। अगर ये लड़का नहीं होता तो इस लड़की का क्या होता? किसी को इतना लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने उस लड़की के बारे में अपनी अपनी तरह से बातें करनी शुरू कर दी थी। वो खुद भी जानती थी कि उससे लापरवाही हो गई थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो लोग उसे सुना रहे थे, वो तरीका उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था और वो लकी को पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि इतने में लकी ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे बीच में ही रोक दिया। इसके बाद उसने उसकी आंखों में देखा और नाम में सिर हिला दिया। इसके बाद लकी ने बाकी सभी लोगों की तरफ देखा और बोला, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये अपने पिताजी के कुछ काम में लगी हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसकी मम्मी को हॉस्पिटल के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी थी नहीं। ऐसे में ये यहीं फोन से डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर रही थी। ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। जैसे आप लोग बाहर आए हैं, वैसे ही जानकारी मिलते ही ये लड़की भी बाहर आ गई है। हमें किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। लकी की बात सुनते ही सभी लोगों की आंखें नीचे हो गई। अब कोई भी उस लड़की को उस तरह से नहीं देख रहा था जिस तरह से पहले देख रहा था। वो लड़की खुद भी लकी की ये बात सुनकर हैरान हो गई। भले ही उसने ये झूठ बोला था, लेकिन उसने ये झूठ भी उसके लिए ही बोला था। उसने सच में लापरवाही की थी, लेकिन लकी उसकी लापरवाही को लोगों के सामने लाकर उसका मजाक नहीं बनने देना चाहता था। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी लकी उसके पक्ष में खड़ा था। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हो गई। वो लकी के थोड़े और पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। लकी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन इतने में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और वो हैरान हो गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट उभर आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, बम मिल गया। जैसे ही लकी ने यह कहा तो सब लोग आसपास देखने लगे। जिन चेहरों पर अभी थोड़ी बहुत राहत नजर आ रही थी, वो फिर से घबराने लगे थे। इससे पहले कि वहां अफरा तफरी मचती, लकी ने सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहा, आप सभी यहां से दूर जाना शुरू कर दीजिए, या फिर जहां खड़े हैं वहीं लेट जाइए, जल्दी, लकी ने कहा। इससे पहले कि वो बम की तरफ बढ़ पाता, इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, लेकिन बम है कहां? आपकी पेट्रोलिंग जीप के नीचे। लकी ने इशारे से पुलिस वालों को उनकी गाड़ी की तरफ इशारा किया। जैसे ही सभी लोगों ने जीप के नीचे देखा तो उनके भी मुंह खुले के खुले रह गए। वहां उनकी 3 गाड़ियां खड़ी थी और सभी के नीचे एक लाल रंग की बत्ती ब्लिंक कर रही थी। माय गॉड! इंस्पेक्टर का खून ठंडा हो गया था। वो गाड़ियां उनसे ज्यादा दूर पर नहीं खड़ी थी। लकी ने अगर सही वक्त पर उसे नहीं देखा होता तो उनमें से ढेर सारे लोग भगवान को प्यारे हो जाते। बम स्क्वाड! इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया और गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। बम स्क्वाड वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे थे। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो भागकर गाड़ियों के नीचे पहुंचे और बम की तरफ देखना शुरू कर दिया। बम फटने में अब सिर्फ 15 सेकंड रह गए थे।
पुलिस वालों को सिर्फ एक ही बम की जानकारी थी, लेकिन यहाँ तो उनके सिर पर 3 बम आकर खड़े हो गए थे। सभी लोग बुरी तरीके से घबरा रहे थे। लकी भी उनकी गाड़ियों की तरफ भागने लगा, लेकिन इतने में उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उधर जाना सेफ नहीं है। लकी ने उसकी आंखों में देखा और अपना हाथ छुड़वाकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। बम स्क्वाड के 2 लोगों ने 2 बमों को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन तीसरे बम को डीएक्टिवेट करने में उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने घबराते हुए पूछा। उसके और उसकी टीम के बाकी लोगों के पैर थर थर कांपे जा रहे थे। सर, ये बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बम है। इन्होंने इसकी वायरिंग काफी घुमा फिरा कर की है और इसके सारे वायर्स एक ही कलर के हैं। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वायर काटें और कौन सा नहीं, बम स्क्वाड के आदमी ने कहा। ओहो, तुम ही लोगों को नहीं पता कि कौन सा वायर काटना है, तो फिर तुम लोग किस बात के एक्सपर्ट हो भाई? इंस्पेक्टर ने उनके ऊपर खींचते हुए कहा। तब तक लकी भी वहां पहुंच चुका था और उनकी सारी बातें भी सुन ली थी। वो जानता था कि ये टाइम बातें करके वक्त बर्बाद करने का नहीं था, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत बड़ा बम है सर, बहुत सारा एक्सप्लोसिव है। अगर गाड़ी को यहां से हटाया नहीं गया तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, बम स्क्वाड के एक आदमी ने कहा। लेकिन ये सुनकर तो इंस्पेक्टर और उसके साथी और ज्यादा घबरा गए। गाड़ी को यहां से दूर ले जाना, और वो भी इतने कम टाइम में, ये किसी के बस की बात नहीं थी। इंस्पेक्टर अपने सारे हवलदारों की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आना चाहता था। सबकी नजरों में इंस्पेक्टर को चोर नजर आ रहा था। उन्हें अपनी नौकरी गंवा देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। मुझे चाबी दो, मैं गाड़ी लेकर जाता हूं। आप लोगों को दूसरी तरफ लेकर जाना शुरू कीजिए, लकी ने कहा। इंस्पेक्टर और बाकी लोगों के मुंह तो खुले के खुले रह गए थे। कुछ हवलदारों को तो इस बात की खुशी हो रही थी कि लकी इस मुसीबत को अपने सिर पर ओढ़ रहा था, लेकिन कुछ को यह बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी जैसे आदमी को यह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। वो पहले ही बहुत खतरा मोल ले चुका है। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से चाबी दो, इतने में लकी ने चिल्लाते हुए कहा। एक हवलदार ने उसकी तरफ चाबी उछाल दी। लकी ने तुरंत गाड़ी खोली और उसके अंदर बैठ गया। बम फटने में अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी रह गए थे। लकी ने अपना दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और गाड़ी चालू कर दी। सारे इंस्पेक्टर्स ने अपने हाथ जोड़ लिए थे। लकी उन्हें इस वक्त किसी देवता से कम नजर नहीं आ रहा था। लकी ने इंजन चालू किया और सीधा एक्सेलेरेटर पर पैर रख दिया। अगले ही पल उसकी गाड़ी ढेर सारा धुआं उड़ाते हुए वहां से निकल गई। वो जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से गाड़ी को भगा रहा था। आप सब लोग फिर से होटल के अंदर जाना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी सेफ जगह पर जाकर खड़े हो जाएं, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोगों की नजर लकी की गाड़ी पर ही टिकी हुई थी। भले ही वो गाड़ी वहां से चली गई थी, लेकिन फिर भी किसी की नजर उस रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप लोग मेरी बात सुनिए, प्लीज अंदर चले जाइए, अब होटल में कोई खतरा नहीं है, इंस्पेक्टर ने दोबारा उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करके कहा। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जब तक वो वापस नहीं आ जाता हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हम यही रुकेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, इतने में कुछ लोगों ने कहा और अपनी जगह पर जमकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर और बाकी लोगों के ये बात सुनकर तो खुशी उड़ गए। सभी लोगों को लकी से इतनी सी देर में इतना जुड़ाव हो गया था, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब उन्हें इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर लकी को कुछ हो गया तो ये सब लोग उनकी हालत खराब कर देने वाले थे। इंस्पेक्टर को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो खुद भी उस रास्ते की तरफ देखने लगा जिस रास्ते पर लकी गाड़ी लेकर गया था। प्लीज तुम जो कोई भी हो जल्दी वापस आ जाना, उस लड़की ने भी अपने हाथ जोड़ लिए जिसे लकी बचा कर लाया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सही सलामत वापस आ जाएगा या उस गाड़ी के साथ साथ उसके शरीर के भी चिथड़े उड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सभी लोग लकी के जल्दी वापस आने की दुआ कर रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द उस बच्चे को वापस लेकर आ जाए। उनकी दुआएं काम भी आई और लकी तुरंत उस बच्चे के साथ और उस लड़की को लेकर वापस आ गया। लेकिन उसके बाद लकी को यह पता चल गया था कि बम कहां लगा हुआ था। बम पुलिस की गाड़ी में ही लगा हुआ था। बम स्क्वाड के लोगों ने 2 बम तो डिफ्यूज कर दिए थे, लेकिन तीसरा बम वो डिफ्यूज नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में लकी उस गाड़ी में बैठा
और उस बम लगी गाड़ी को लेकर रवाना हो गया। इधर सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। हर किसी की नजर उस दिशा में ही थी जिस दिशा में लकी गाड़ी लेकर गया हुआ था। वो चाहते थे कि लकी जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन अभी तक उन्हें उसके आने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि अब वो लड़का वापस आएगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टोपी उतारते हुए अपने हवलदार से कहा। हवलदार उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। सर, लेकिन आपको ऐसा लग क्यों रहा है? अब तो वो इन दोनों लोगों को हमारे लिए अंदर से यहाँ बाहर लेकर आ गया। मुझे लगता है कि उसी तरह से भागते हुए उस गाड़ी को भी छोड़कर आ जाएगा वो, उस हवलदार ने कहा। जैसी उम्मीद हवलदार की आंखों में नजर आ रही थी, वैसे ही उम्मीद बाकी लोगों की आंखों में भी नजर आ रही थी। वो भी यही चाहते थे कि लकी जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन इंस्पेक्टर ने सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो नशे में था, इंस्पेक्टर ने कहा। यह सुनते ही सब लोग हैरान हो गए। उस लड़की ने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया जिसे लकी बचा कर लाया था। जैसे ही भूमिका ने इंस्पेक्टर के मुंह से ये बात सुनी तो उसके गाल लाल हो गए। इंस्पेक्टर ने अपनी ही बात में आगे जोड़ते हुए कहा, और नशा भी शराब या भांग का नहीं था, उसने बहुत भारी ड्रग्स लिया हुआ था, या यूं कहूं कि उसे बहुत भारी ड्रग्स दिया गया था, इंस्पेक्टर ने कहा और भूमिका की तरफ देखने लगा। अचानक से सभी लोगों की नजर इंस्पेक्टर के साथ में भूमिका की तरफ पलट गई थी। वो हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर भूमिका को क्यों देख रहा था। वो भीड़ में छुप जाने की कोशिश करने ही वाली थी कि इतने में इंस्पेक्टर ने आगे आते हुए कहा, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी भगदड़ में भी मैं तुम्हारा चेहरा भूला नहीं हूं। अगर तुम कहीं छुप भी जाओगी तो भी मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा, मैं तुम्हें खोद कर निकाल लाऊंगा, तुम समझी, उस इंस्पेक्टर ने कहा और भूमिका को खींचकर बाहर निकाल लिया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लकी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने सच में लकी के साथ कुछ नहीं किया, भूमिका ने कहा। वो उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। सभी लोग हैरानी से इन दोनों को ही देख रहे थे कि इतने में एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही आसमान में एक नारंगी और पीले रंग की रोशनी चमकी और उसके बाद पूरे आसमान में काला धुआं ही धुआं छा गया। सब लोगों ने उस धमाके को देखा तो देखकर दंग रह गए। उनमें से ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही बात आई कि अगर यही धमाका हुआ होता तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। लेकिन उस धमाके के साथ ही उन्हें लकी की भी याद आई। उसने उन्हें तो धमाके से बचा लिया था, लेकिन उसका खुद का कोई अता पता नजर नहीं आ रहा था। इस बात का सबसे पहले उस इंस्पेक्टर को गुस्सा आया और उसने भूमिका को भीड़ से खींचकर बीच में लाकर खड़ा कर दिया। उसका मन तो कर रहा था कि वो उसके ऊपर हाथ उठाए, लेकिन वो एक लड़की थी और इसी वजह से उसने अपने आप को रोक लिया। आप लोगों को इस बात का अंदाजा भी है कि इसने क्या किया है? इस लड़की ने उस लड़के को ये ड्रग्स दिया था। इसका नाम पोनस है। ये कोई छोटा मोटा ड्रग नहीं है, बहुत भारी ड्रग है। बड़े से बड़ा नशेड़ी भी इस ड्रग को इस्तेमाल करने से पहले सोचता है। इसका नशा आदमी के दिमाग में 4 दिन तक चढ़ा रहता है और इस दौरान आप उससे जो चाहें वो करवा सकते हैं। बताओ, तुम उसके साथ में क्या करना चाहती थी? इंस्पेक्टर ने भूमिका की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उसके साथ में कुछ भी नहीं करना चाहती थी और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये ड्रग मेरे बैग में आया है कहां से। सच में मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, भूमिका ने फिर से अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। वो इन लोगों के हाथों से मार नहीं खाना चाहती थी और ना ही अपना करियर खराब होने देना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर भी कोई बच्चा नहीं था। उसकी आंखों ने वो सब देख लिया था जो वो हकीकत में देख नहीं पाया था। उसने भूमिका को फटकारते हुए कहा, मेरी 15 साल की ड्यूटी है मैडम, कमरे में घुसते ही पता कर लेता हूं कि कमरे में हो क्या रहा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे यह पता नहीं चला होगा कि तुम उसके साथ कमरे में क्या कर रही थी? उसका शर्ट खुला हुआ था, उसके गले पर तुम्हारी लिपस्टिक के निशान थे, कॉफी के एक कप में ये पाउडर मिला हुआ था, पानी की एक ग्लास में इस पाउडर के निशान नजर आ रहे थे। मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? जब मैं इसके कमरे से बाहर गया और 3 बार दरवाजा बजाया तब इसने दरवाजा खोला। उसके बाद भी ये मुझे कमरे में अंदर जाने देना नहीं चाहती थी। वो तो भला उस लड़के का जिसने दरवाजा खोला और हमें अंदर आने दिया। अगर मैं अंदर नहीं जा पाता तो मुझे ये सब कुछ पता नहीं चलता। अब चुपचाप बताओ कि क्या सच है, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि फिर कभी इंडिया नहीं जा पाओगी। ये सुनते ही भूमिका घबरा गई। उसे पता नहीं था कि उसकी इतनी छोटी सी भूल
इतना बड़ा कांड बन सकती थी। अपनी आंखों से वो खुद देख सकती थी कि लकी वापस नहीं आया था। धमाके की आग काफी शांत हो गई थी, लेकिन लकी का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में सच खुद उसके गले से बाहर आने की जिद कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे थामा हुआ था। अरे बोलती क्यों नहीं हो जो पूछ रहे हैं? अरे तुमने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हें यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लोगों ने भूमिका के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही कुछ लड़कियां तो उसकी दिशा में उसे पीटने के लिए भी आगे बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में वही आग थी जो वहां से कुछ दूरी पर जल रही थी। उन सब को देखकर भूमिका घबरा गई। वो पीछे हटने ही वाली थी कि इतने में वो लड़की जिसे लकी ने बचाया था वो भागते हुए आगे आई और उसने भूमिका की गर्दन पकड़ ली। बता बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी, बता, उसने कहा। बताती हूँ मैं सब बताती हूँ। भूमिका ने अपना उससे गला छुड़वाया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ये सच कह रहे हैं, मैंने उस लड़के को ये दवा दी थी। असल में हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तब वो काफी फटीचर हुआ करता था। ना ही उसके जेब में पैसे थे और ना ही उसे रहने का सलीका आता था। मैं अपनी कॉलेज की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन थी। ऐसे में मैंने इस लड़के को अपना वाटर बॉय बनाया हुआ था। हम इससे पानी मंगवाते, सामान उठवाते और अपनी भड़ास भी ना इसी के ऊपर निकालते। पूरा कॉलेज इसका और इसकी गरीबी का खूब मजाक उड़ाता था। लेकिन तब तक हमें पता नहीं था कि ये हमारे देश के सबसे अमीर परिवार का लड़का है। भूमिका ने जैसे ही ये कहा कि इतने में सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। भूमिका ने सब लोगों की आंखों में देखा और फिर आगे बोली, मुझे जैसे ही पता चला कि ये इतना अमीर है कि मुझे इससे शादी करने के बाद में अपनी जिंदगी में किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे लगा कि कैसे भी करके मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए। हमारा ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। उसके लिए मैं इसे अपने साथ गेस्ट बनाकर ले आई थी। मैं अपनी टीम से एक दिन पहले ही आ गई ताकि मैं इसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। मैंने इसे ड्रग दिया और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना काम पूरा कर पाती, पुलिस इस खबर के साथ हमारे बीच आ गई कि होटल में बम लगा हुआ है। पहले तो मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं उनके जाने के बाद ये काम कर लूंगी। लेकिन तब तक उन्होंने मुझसे मेरा ड्रग का पैकेट भी छीन लिया और हम सबको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। भूमिका ने कहा। सब लोग उसकी बात सुनकर सन रह गए। उसकी शक्ल देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जैसी लड़की ऐसा कुछ भी कर सकती थी। स्टूडेंट होकर तुम ऐसा काम कर रही हो? तुम्हारी सोच इतनी घटिया कैसे हो सकती है? एक लड़के को फंसाने के लिए तुम इस हद तक कैसे गिर सकती हो? आज वो लड़का सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच नहीं है। अगर तुमने उसे ड्रग नहीं दिया होता और उसका दिमाग ठिकाने पे होता तो शायद उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। लोगों ने भूमिका को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनका जी तो कर रहा था कि वो उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन उनमें से कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था। माय गॉड, तुमने उस लड़के के साथ ऐसा किया? तुम्हें याद नहीं आया कि जब तुमने मेरी गाड़ी ठोकी थी तो वो लड़का तुम्हारे डिफेंस में आकर खड़ा हुआ था? इनफैक्ट तुमने तो जो नुकसान किया था उसकी भरपाई भी उस लड़के ने की थी। अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले 5 साल भी ना इतना पैसा मुझे दे पाती। उसने तुम्हारे लिए मेरे मुंह से इतना कुछ सुना और तुमने उसके साथ? उस लड़की ने कहा जिसे लकी ने बचाया था। अब उसे खुद के ऊपर भी पछतावा हो रहा था कि उसने लकी के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी। उसके हिसाब से तो लकी बहुत बुरा आदमी था, लेकिन अब उसे पता चला कि वो कितना अच्छा इंसान था। आज तुम्हारी वजह से वो आदमी हम लोगों के बीच से। उस लड़की में गुस्से का एक जोरदार उबाल आया और उसने फिर से भूमिका की गर्दन को पकड़ लिया। इस बार तो वो उसे जान से ही मार देना चाहती थी, लेकिन इतने में बाकी लोगों ने जैसे तैसे उसके हाथों से उसे छुड़वा लिया था। आप प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मेरे पास इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। मैं इसे जेल भिजवा कर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये फिर कभी वापस नहीं आए। इंडिया की सरकार भी इसे छुड़वा नहीं पाएगी। उस पुलिस वाले ने लड़की और भूमिका को अलग करते हुए कहा। यह सुनकर वो लड़की भूमिका से दूर हो गई, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। सुनो, अभी के अभी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही यूनिवर्सिटी से कहो कि इंडिया से आई टीम की कैप्टन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई है और ऐसे में इन लोगों की टीम इस खेल में भाग नहीं लेने वाली है। इस टीम की कैप्टन पर कानूनी कार्रवाई होने की वजह से इन्हें इस टूर्नामेंट से निकाला जाता है और इस कैप्टन पर जिंदगी भर के लिए बैन लगाया जाता है। आज से ये किसी भी स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाएगी। ये लेटर बनाकर ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ
इसकी यूनिवर्सिटी को भी भिजवा दो, उस इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार से कहा। वो लेटर तैयार करने के लिए जैसे ही जाने वाला था कि इतने में भूमिका इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी सर, मैं कहीं की नहीं रहूंगी सर, प्लीज सर, अगर मैं एक बार जेल चली गई तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी सर, मुझे कोई नौकरी तक नहीं देगा और ना ही मुझसे कोई शादी करेगा। अच्छा है कि कोई तुमसे शादी ना करे, वैसे भी तुम जैसी लड़की को समाज से दूर ही रखना चाहिए। हवलदार, महिला पुलिस को बुलाओ जल्दी, इंस्पेक्टर ने कहा। भूमिका ये सुनकर और ज्यादा बौखला गई और उसने उस इंस्पेक्टर के दोनों पैरों को पकड़ लिया। सर, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ सर, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, उसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे जेल में मत डालिए सर, सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज। हवलदार, तुम इसके कमरे में जाओ और इसका सारा सामान सीज कर लो और तुम जल्दी से जाकर प्रेस को बुलाओ और 2 लोग साइट पर जाओ और देखो कि उस लड़के के कुछ बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं क्या, हमें उसके परिवार को भी खबर करनी पड़ेगी कि वो अब जिंदा नहीं रहा। इंस्पेक्टर ने अपने पैर भूमिका के हाथों से छुड़वाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। इतने में कहीं से एक आवाज आई। आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या लकी वापस आ गया था या फिर कोई और उस इंस्पेक्टर को रोक रहा था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी एक बार जो उस गाड़ी को लेकर भागा तो फिर दोबारा नहीं लौटा। इंस्पेक्टर और वहां खड़े बाकी लोगों को लकी की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब लकी वापस नहीं आने वाला था तो इंस्पेक्टर ने उसका सारा इल्जाम भूमिका के सिर पर लगा दिया था। जब लोगों को पता चला कि लकी नशे में था और उसके पीछे भूमिका का हाथ था तो उन्हें भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया और धमाका होने के बाद तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में इंस्पेक्टर ने भूमिका के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला कर लिया था। वो ना सिर्फ उसे खेल से बाहर करवाने वाला था बल्कि उसे जेल भी भिजवा देने वाला था। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। जैसे ही सब लोगों ने वो आवाज सुनी तो वो सभी लोग पीछे पलटकर देखने लगे। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि लकी खड़ा था। उसकी सांस थोड़ी सी फूल रही थी और उसका बदन पसीने से भीग चुका था। लकी! भूमिका की नजर जैसे ही लकी पर पड़ी तो उसकी जान में जान आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लकी के आ जाने की वजह से अब कोई उसके साथ कुछ करने वाला नहीं था। वो भागकर लकी की तरफ गई और उससे लिपट गई। लकी, इन्हें समझाओ ना, ये लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, ये मुझे जेल ले जा रहे हैं, प्लीज इन्हें समझाओ, इन्हें बताओ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, भूमिका ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। लकी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद उसने भूमिका को धक्का देकर अपने से अलग कर दिया और फिर इंस्पेक्टर के पास आते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो सब मैंने सुन लिया है। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि हमारे बीच कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे जेल ना भेजें। लेकिन लकी, इसकी वजह से आज तुम्हारी जान जा सकती थी। अगर इस ड्रग का ओवरडोज हो जाता तो तुम मर सकते थे। ऐसा कोई ड्रग नहीं है इंस्पेक्टर साहब जो लकी को मार सके। आप इसे जाने दीजिए। मैं इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहता हूँ। इसकी सजा यही है कि इसकी टीम टूर्नामेंट में तो उतरेगी, लेकिन ये मैदान में कैप्टन की तरह नहीं बल्कि वाटर गर्ल की तरह जाएगी। लकी ने भूमिका की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनते ही भूमिका के होश उड़ गए। मैं वाटर गर्ल? लकी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर मैं मैच नहीं खेलूंगी तो टीम हार जाएगी। सोचो हमारी यूनिवर्सिटी का कितना नाम खराब हो जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए और तुम खेल के मैदान में हो या जिंदगी के मैदान में, तुम्हारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अब वाटर गर्ल बनना है या लगवाऊं हथकड़ी? लकी ने उसे धमकी देते हुए कहा। नहीं, मैं वो वाटर गर्ल ठीक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भूमिका ने हाथ जोड़कर कहा। वो लकी से इस मामले में और ज्यादा जिद नहीं करना चाहती थी। बाकी लोग भी लकी के इस फैसले पर आगे कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उस लड़की को जिसे लकी ने बचाया था, उसे लकी के वहां खड़े रहने से बड़ी हैरानी हो रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी जिंदा बच गया था।
जब उससे रहा नहीं गया तो उसने लकी के पास आते हुए पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? क्यों, तुम नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा बचूं? लकी ने पूछा और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उस लड़की के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पलटकर जवाब दे सके। मेरा वो मतलब नहीं है। एक्चुअली हम सब जब यहाँ खड़े थे तो हमें नहीं लगा था कि तुम जिंदा बच पाओगे। जिस तरह का ब्लास्ट हुआ और तुम फिर जिस हालत में थे, हाँ लकी, सच में मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। इंस्पेक्टर ने भी अपनी तरफ से कहा। लकी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने कहा था कि मैं गाड़ी छोड़कर वापस आता हूं, तो मैं वापस आ गया। वैसे भी मैं अपना किया हुआ वादा ना निभाऊं ऐसा कभी होता नहीं है। लकी ने कहा और उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लकी वापस कैसे आया ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन लोगों को भी ये जानने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि लकी उनके सामने खड़ा था। वो सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो लड़का जिसे लकी बचाकर लाया था वो तो लकी के चेहरे से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। इतने में लकी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, अगर सारे हालात कंट्रोल में हो तो हम लोग सोने जाएं? हाँ हाँ बिल्कुल, अब आप लोग आराम से सोने जा सकते हैं। हम आपका और ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपने जिस तरह से कोऑपरेट किया उसके लिए थैंक यू सो मच। और लकी, मैं तुम्हारा तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर तुम नहीं होते तो हमें पाइथन ग्रुप की इस चालाकी के बारे में तो पता ही नहीं चल पाता। हमें तो लग रहा था कि उन्होंने होटल में बम लगाया है। जितनी देर हम लोगों ने होटल में बम ढूंढा उतनी देर में उन्होंने हमारी ही गाड़ी में बम लगा दिया, लेकिन तुमने उसे वक्त रहते ढूंढ लिया। थैंक यू। अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर कॉल करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, इंस्पेक्टर दानिश ने कहा और फिर लकी से हाथ मिला लिया। लकी ने भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया और होटल की तरफ जाने लगा। पुलिस भी वहां जाने के लिए रवाना हो गई। लकी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। जैसे ही लकी वहां से निकलने लगा तो उस बच्चे के चाचा ने नारा लगाना शुरू कर दिया। वो लकी और भारत के लिए नारे लगाते जा रहे थे। भीड़ ने चारों तरफ से लकी को घेरा हुआ था और उन्हीं लोगों के बीच से होता हुआ वो अपने स्वीट की तरफ जा रहा था। जब उस लड़की ने यह सब देखा तो वो देखती ही रह गई। लकी जिंदाबाद, लकी जिंदाबाद, उस लड़की ने भी धीरे से कहा और फिर उस भीड़ के पीछे पीछे जाने लगी। कुछ देर के बाद लकी अपने कमरे के बाहर पहुंच गया था और उसने बाकी सभी लोगों को अपने अपने कमरे में जाने के लिए रवाना कर दिया। अपने कमरे में आने से पहले तक तो उसे इस चीज का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन कमरे में आ जाने के बाद उसे बहुत बुरी थकान महसूस हो रही थी। इतनी भाग दौड़ के बाद और फिर ड्रग्स की वजह से उसे बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। ऐसे में वो सीधा बिस्तर पर लेट गया। वो अब सिर्फ सोना चाहता था। उसने अपने जूते भी नहीं उतारे थे और जैसे ही वो सोने वाला था कि इतने में फिर से उसके दरवाजे की घंटी बजी। लकी को इस घंटी की आवाज से बहुत चिढ़ हुई। वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन बार बार घंटी बजने की वजह से आखिर उसे अपनी जगह से खड़ा होना पड़ा। अब क्या काम है? लकी ने अधखुली आंखों से दरवाजे की दूसरी तरफ देखा। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। अगर तुम सो रहे थे तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल बात कर लूंगी, उस लड़की ने कहा। लकी ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा उसके सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जिसे उसने बचाया था। उसे देखते ही लकी की नींद खुल गई। सॉरी, मैं थोड़ा थका हुआ था इसलिए, लेकिन कहो ना क्या बात है, कोई बात करनी है क्या? लकी ने कहा। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए आई थी, उस लड़की ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। कौन से पैसे? अरे वही पैसे जो गाड़ी डैमेज होने के वक्त तुमने मुझे दिए थे। पहले तो मुझे यही लगा था कि गाड़ी तुम्हारी वजह से डैमेज हुई है, लेकिन मैंने तो वो पैसे रख लिए। लेकिन अब मुझे पता चला कि उसके पीछे का कारण तुम नहीं थे, कोई और है। तो मुझे लगा कि मुझे पैसे नहीं रखने चाहिए। तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जेब से पैसे देकर गाड़ी ठीक करवाऊंगी। यही पैसे मैं उस लड़की से वसूल कर लूंगी, उस लड़की ने कहा और पर्स खोलकर कुछ गड्डियां निकाली और लकी की तरफ बढ़ा दी। लकी उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गया। फिर आखिर में जब उसे लगा कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो ये लड़की और ज्यादा टाइम खराब करेगी, तो ऐसे में लकी ने उससे पैसे ले लिए। थैंक यू। और कुछ? लकी ने पूछा। तुम इतना रूड क्यों साउंड करते हो? उस लड़की ने लकी की आंखों में देखते हुए कहा। उसके मुंह से यह सुनते ही लकी हैरान हो गया। मैं कब रूड साउंड करने लगा? अभी। थैंक यू। और कुछ?
उस लड़की ने भी लकी की ही नकल उतारते हुए कहा। उसकी मुंह से अपनी आवाज सुनकर लकी को हंसी आ गई। अरे वो बात नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है इसलिए मैं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है तुम्हें नींद आ रही है। तुमने अभी बाहर बहुत महान काम किया है। लोग अभी भी अपने अपने कमरों में तुम्हारी ही बहादुरी के गीत गा रहे होंगे। माएँ चाह रही होंगी कि उन्हें तुम्हारे जैसा बच्चा मिले, लड़कियां चाह रही होंगी कि उन्हें तुम्हारे जैसा पति मिले, लड़के तुमसे जल रहे होंगे, बच्चे तुम्हें अपना हीरो मान चुके होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हें रूड होने का लाइसेंस मिल गया मिस्टर लकी। उस लड़की ने भी लकी को ताना मारते हुए कहा, मुझे किसी से किसी चीज का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होता है वो मैं करता हूं, और रूड होने की बात तुम ना ही करो तो बेहतर है। जो खुद दूसरे को ताने मारे उसे दूसरों की रूडनेस सहने की आदत होनी चाहिए। लकी ने भी उस लड़की को ताना मारते हुए कहा, अच्छा मैं रूड हूं? तुमने ये मान कैसे लिया कि मैं रूड हूं? उस लड़की ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा। एक मिनट रुको, लकी ने कहा और अपने बिस्तर पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। उसके बाद उसका कैमरा चालू करके वो लड़की के सामने खड़ा हो गया और बोला, अभी तुमने जैसे कहा था ना वैसे दोबारा कहना, फिर मैं तुम्हें एविडेंस के साथ ये साबित करके दिखाऊंगा कि असली रूड कौन है। लकी ने कहा और कैमरा उसके मुंह पर लगा दिया। लड़की को लकी की ये हरकत पसंद नहीं आई और उसने उसका मोबाइल एक तरफ करते हुए कहा, देखो मैं यहाँ हिसाब बराबर करने आई हूं। अब हम दोनों का कौन सा हिसाब बाकी रह गया भाई? मुझे जब सच का पता चला तो मैं सीधा तुम्हारे पैसे वापस करने आ गई। इसके अलावा तुमने मुझे बचाया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, और साथ ही मुझसे अनजाने में जो भी बदतमीजी हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। उस लड़की ने कहा, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। लकी ने कहा, अब बदले में तुम्हें भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा। उस लड़की ने कहा, हाँ कौन सा सवाल? लकी ने पूछा। जब तुमने मुझे बचाया उसके बाद तुमने उस बच्चे को मेरी गोद में दिया, फिर तुम अपने कमरे में गए और कुछ सेकंड के बाद बाहर आ गए। तुम अपने कमरे में क्या लेने गए थे? उस लड़की ने पूछा। यह सवाल सुनते ही लकी का चेहरा गुलाबी हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए था। मैं मेरा फोन भूल गया था। लकी ने बात को घुमाते हुए कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं झूठ बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेती हूँ और बहुत जल्दी भी, और मुझे यह भी पता चल गया है कि तुमने ये झूठ कहा है। अब सच सच बताओ कि वो क्या था जिसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी जोखिम में डाली। अरे वो मेरा फोन ही था जिसे मैं लेने गया था, लकी ने फिर से जोर देते हुए कहा। लेकिन वो लड़की मानने को राजी ही नहीं थी। वो बस उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी और उसकी मुस्कुराहट से ही लकी समझ गया था कि वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी। ऐसे में लकी ने उल्टा दांव खेलते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रही हो? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता हूँ और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने बारे में सबसे जरूरी चीज बता दूं। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो साफ कह दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन झूठ मत बोलो, क्योंकि सच्चा बिजनेसमैन ना कभी झूठ नहीं बोलता है। उस लड़की ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं इस हिसाब को बाकी ही रहने देना चाहता हूँ। लकी ने भी कहा और धीरे से अपनी जेब में हाथ डाल दिया। वो बस ये देखना चाहता था कि इन सब भाग दौड़ में कहीं उसकी जेब से अंगूठी तो नहीं गिरी, लेकिन वो उसकी जेब में सुरक्षित पड़ी हुई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई हिसाब नहीं होता जो कभी पूरा ना हो। मैं इसके पूरे होने का इंतजार करूंगी, पर कम से कम ये तो बता दो कि तुम वहां से बचकर कैसे आए। एक काम करो, इस सवाल को भी पुराने वाले के साथ ही जोड़ लो, दोनों का हिसाब साथ में कर लेंगे। लकी ने कहा, तुम बहुत चालाक हो और रूड भी। मैं रूड हूं और नहीं तो क्या? मैं इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूं, अंदर बुलाकर बैठाकर बात नहीं कर सकते थे? मुझे करनी ही नहीं थी, लकी ने कहा। यह सुनते ही उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उस लड़की ने अपने आप को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है, जब कभी बैठकर बात करनी हो ना तो बताना। उस लड़की ने कहा और लकी की तरफ अपना कार्ड बढ़ाकर वहां से निकल गई। लकी ने उसे जाते हुए देख अपना सिर हिलाया और फिर कार्ड की तरफ देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर उसका नाम पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। राधिका, लकी ने अपने मुंह में बुदबुदाया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोड़ लेने वाली थी ये कहानी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी की आवाज सुनते ही सब लोग हैरान हो गए थे। लकी सही सलामत उन सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया था।
भूमिका ने जब उससे अपनी तरफ से माफी मांगने की कोशिश की तो लकी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे खेलने की इजाजत नहीं दी। वो गिड़गिड़ाए जा रही थी, लेकिन लकी उसकी बात मानने को राजी ही नहीं था। इसके बाद वो सभी लोगों को लेकर होटल के अंदर आ गया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया और सोने ही वाला था कि इतने में उसके दरवाजे के बाहर वही लड़की आकर खड़ी हो गई जिसे लकी ने बचाया था। काफी देर बातचीत करने के बाद में जब उस लड़की ने लकी को अपना कार्ड दिया तो लकी उसे देखकर हैरान हो गया था। राधिका मित्तल। लकी ने उस कार्ड पर लिखा उसका नाम पढ़ा और सीधा उस लड़की की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो लड़की गलियारे में चलती जा रही थी और अभी तक अपने कमरे में नहीं पहुंची थी। लकी ने फिर से कार्ड पर नाम देखा और उस लड़की की तरफ देखा। वो अपना दरवाजा खोलने ही वाली थी और अचानक से उसने लकी को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया। क्या देख रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, लकी ने कहा और उसके सामने देखकर मुस्कुरा दिया। लकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। वो इसे इत्तेफाक मानकर रह गया था और अपने कमरे में आकर सो गया। लेकिन कार्ड पर नाम पढ़ने के बाद में उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई थी। वो बुरी तरीके से थका हुआ था और सोने की भी खूब कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद का नामो निशान उसकी आंखों में कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लकी अपने बिस्तर से उठा और फिर से उस लड़की का कार्ड देखने लग गया। राधिका मित्तल, CEO RM इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, इंडिया। लकी ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। लकी के चेहरे पर ना जाने क्यों एक मुस्कान सी आ गई थी। वो बस अंधेरे कमरे में कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। आखिर में उसने अपनी जेब से अपनी अंगूठी निकाली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, राधिका, तुम में और इस लड़की में जमीन आसमान का अंतर है। कहा तो मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते हुए तक देखा नहीं, और कहा ये लड़की जिसकी नाक पर हमेशा ही गुस्सा टिका रहता है। नाम एक हो जाने से इंसान भी अगर एक हो जाता तो फिर हर माँ अपने बच्चे का नाम ना राम ही रखती। इतना कहते ही लकी ने वो अंगूठी फिर से अपनी उंगली में पहनी और सो गया। उधर जब लकी अपने कमरे में सो गया था तब इधर राधिका भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई थी। वो बुरी तरीके से थकी हुई थी, लेकिन उसका भी वही हाल था जो लकी का था। उसे भी लकी की तरह ही नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवट बदलते हुए लकी के बारे में ही सोच रही थी। इतने बड़े घर का लड़का और फिर भी इतना हम्बल कैसे हो सकता है? कहीं ये बड़प्पन का ढोंग तो नहीं कर रहा है? हो सकता हो कि ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए इसी ने ये सारी प्लानिंग की हो। पहले इसने यहाँ किसी लोकल गैंग को हायर किया हो, फिर उससे पुलिस की जीप के नीचे बम लगवाया हो, फिर होटल खाली करने का नाटक और एक बच्चे को कमरे में छोड़ देना। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं म्यूजिक सुन रही थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे अपने कमरे में बजते फोन की आवाज नहीं आती। मैं अपने कमरे से इतनी दूर भी तो नहीं थी ना। इन्होंने मेरे लैंडलाइन पर फोन किया भी था या नहीं, या तो मैं इसके प्लानिंग का एक हिस्सा थी। मुझे तो मामला उतना सीधा लगता नहीं जितना ये दिखाने की ना कोशिश कर रहा है। और फिर इसने ये भी नहीं बताया कि ये वहां से बचकर कैसे आ गया। ऐसे में मुझे तो इस आदमी के ऊपर ही पूरा शक है, और मैंने अगर इसकी पोल नहीं खोली तो मेरा नाम भी ना राधिका नहीं। उस लड़की ने अपने आप से वादा किया और फिर चादर तानकर सो गई। उधर जब लकी अपने कमरे में सो रहा था तब उसके कमरे पर अचानक से दस्तक होने लगी। कोई बाहर खड़ा था और उसके कमरे की घंटी बजा रहा था। जब कुछ देर बाद लकी की नींद खुली तो उसने देखा कि सुबह के 10 बज चुके थे। उसका सिर भारी सा हो रहा था। लकी बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया। जी नमस्ते, अब माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। सामने एक आदमी खड़ा था और उसने उससे ये कहा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर दानिश था जो कल रात को आया था। अरे नहीं, डिस्टर्ब करने जैसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, लकी ने कहा। इतने में इंस्पेक्टर ने कॉरिडोर में आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि राधिका अपने कमरे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठी अखबार पढ़ रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर की राधिका से नजर मिली तो वो हिचक गया। फिर अगले ही पल उसने लकी की तरफ देखा और कहा, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आइए ना, लकी ने कहा और उस इंस्पेक्टर को अपने कमरे में बुलाकर कमरे का दरवाजा लगा लिया। जैसे ही राधिका ने इंस्पेक्टर को कमरे के अंदर जाते देखा तो वो भी चौकन्नी हो गई। कल रात से ही उसका लकी के ऊपर शक गहरा गया था
और इसलिए वो आज सुबह से ही लकी के कमरे के बाहर निगरानी करने के लिए बैठी हुई थी। उसने ठान लिया था कि वो लकी का पर्दाफाश करके ही दम लेगी। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, राधिका भी लकी के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। वो उन दोनों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनना चाहती थी। उधर जब राधिका लकी के कमरे के बाहर खड़ी थी तो इधर लकी और वो इंस्पेक्टर लकी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। कल तो अपना परिचय नहीं हो पाया। आपको मेरा नाम तो मालूम ही है, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं तो सच में हैरान रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई सिविलियन इतना बहादुर भी हो सकता है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह उठते ही इस पूरी घटना के बारे में यहाँ के मेयर को बता दिया। उन्होंने जब आपके बारे में सुना तो वो काफी खुश हो गए और आपसे मिलना चाहते हैं। वो मैंने उनसे तो कह दिया कि मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि आप उनसे मिलने के लिए हाँ करेंगे या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? लकी ने पूछा। पता नहीं, हो सकता है कि वो आपको शहर के सामने सम्मानित करना चाहते हो। मैंने भी उनसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा तो मैं आपके पास चला आया। इंस्पेक्टर ने कहा। लकी ने कुछ देर के लिए तो सोचा और फिर हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो कहिए कब चलना है? अभी हो सके तो बेहतर है। वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है। आपसे मिलने के लिए तो उन्होंने अपने काफी सारे काम भी छोड़े हुए हैं। कह रहे थे कि जब तक आपसे नहीं मिलते तब तक आगे का कोई काम ही नहीं करेंगे। उस इंस्पेक्टर ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवा देता हूँ। आप चाय पीजिए, तब तक मैं जरा नहा धोकर आता हूँ। लकी ने कहा और इंस्पेक्टर के लिए चाय मंगवा कर सीधा बाथरूम में चला गया। उधर इंस्पेक्टर कमरे में बैठकर लकी का इंतजार कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था। जैसे ही उसे इस चीज का आभास हुआ तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा पीपिंग होल से बाहर की तरफ झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि राधिका अपना कान दरवाजे से टिकाए खड़ी थी। इंस्पेक्टर को उसका इस तरह से खड़े रहना थोड़ा अजीब लगा। ऐसे में उसने सीधा दरवाजा खोल दिया। राधिका ये देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? इंस्पेक्टर ने राधिका से पूछा। उसे अपने सामने खड़ा देख ही राधिका सकपका गई और हड़बड़ी में नीचे बैठकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगी। क्या हुआ, कुछ हो गया क्या आपका? हाँ, वो मेरा राधिका ने बिना इंस्पेक्टर की तरफ देखे इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, लेकिन उसका कुछ खोया नहीं था। वो बस कुछ ढूंढने का नाटक कर रही थी, लेकिन पूरे कॉरिडोर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिस पर राधिका हाथ रखकर ये कह सके कि ये उसकी है। इंस्पेक्टर ने कुछ देर तक तो उसकी नौटंकी देखी और फिर कहा, वैसे मुझे पता है कि आप ढूंढ क्या रही हैं। जैसे ही उसने ये कहा और राधिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो पकड़ी गई थी। फिर भी उसने इंस्पेक्टर से ये पूछने की हिम्मत जरूर की कि आखिर उससे क्या पता था। क्या लगता है आपको मैं क्या ढूंढ रही थी? कमरे के अंदर जो बातें हो रही थी, आप उन्हीं को तो ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। क्या कह रहे हैं सर आप? कमरे के अंदर की बातें? कमरे के अंदर की बातों से मेरा क्या लेना देना? मैं तो सच में, मैंने आपको दरवाजे पर कान टिकाए बातें सुनते हुए देखा था। उसके बाद ही तो मैंने दरवाजा खोला है। अब आपको लगता है कि मुझे देखने में कोई चूक हुई है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कैमरा लगा हुआ है, हम उसमें से फुटेज निकाल कर देख लेते हैं कि आप क्या कर रही थी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंस्पेक्टर ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। अब राधिका के पास देने के लिए कोई जवाब बचा ही नहीं था। वो पकड़ी जा चुकी थी और कहीं ना कहीं छुपने का रास्ता ढूंढ रही थी। सर, चाय। इतने में होटल की वेटर ने आते हुए कहा, थैंक यू, प्लीज इसे अंदर रख दो। इंस्पेक्टर ने कहा और उसे अंदर भेज दिया। राधिका अभी भी वहीं खड़ी थी। आप चाय पीना पसंद करेंगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। राधिका ने नाम में सिर हिला दिया। इंस्पेक्टर उसे देखकर मुस्कुरा दिया और वो जैसे ही दरवाजा बंद करके अंदर जाने वाला था कि इतने में राधिका ने उसे फिर से रोका और कहा, सर, असल में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने राधिका से ये सुना तो वो रुक गया और राधिका की तरफ देखने लगा। मुझसे? आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? सर, मैं इस आदमी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, राधिका ने हिचकते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने कमरे में पलटते हुए देखा और फिर पूछा, किसके? इस वेटर के? नहीं सर, वेटर के नहीं, मैं आपसे लकी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, राधिका ने धीरे से कहा।
इंस्पेक्टर उसके मुंह से लकी का नाम इस तरह से सुनकर हैरान हो गया। वो देख पा रहा था कि राधिका लकी के बारे में बात तो करना चाहती थी, लेकिन इसका पता वो लकी को बिल्कुल नहीं लगने देना चाहती थी। वो लकी के बारे में इंस्पेक्टर को कुछ ऐसा बताना चाहती थी जिसके बारे में इंस्पेक्टर पहले से नहीं जानता था। ऐसे में इंस्पेक्टर को लगा कि उसे लकी के बारे में उससे सुनना चाहिए। अभी तक तो उसने लकी के व्यक्तित्व का अच्छा पहलू ही देखा था, लेकिन शायद राधिका के पास में उसके व्यक्तित्व का बुरा पहलू भी था, जिसे वो वक्त रहते उसके सामने ले आना चाहती थी। इसलिए इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, कहो क्या कहना चाहती हो? सर, यहां नहीं बता सकती। तो फिर कहां बताओगी? इंस्पेक्टर ने पूछा। राधिका ने अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाया और आखिरकार उसे पुल के पास में एक बेंच खाली मिल गई। उसने कहा, वहां चले? इंस्पेक्टर ने उस बेंच की तरफ देखा और फिर चाय की तरफ देखने लगा। वो कमरे में गया और अपना चाय का कप भरकर बाहर आ गया। चलो, उसने कहा और दोनों उस बेंच की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर बाद में वो दोनों बेंच पर बैठ गए। कहो, क्या जानती हो तुम लकी के बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा और फिर अपने कप से चाय का घूंट लेने लगा। सर, उसके बारे में मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ कि जैसा वो दिखता है ना वैसा है नहीं, राधिका ने कहा। ये सुनकर इंस्पेक्टर की लकी के बारे में जानने की रुचि और ज्यादा बढ़ गई। तो फिर वो कैसा है? सर, वो एक नंबर का चालबाज और बदमाश आदमी है। कल जो कुछ भी होटल के अंदर हुआ ना, वो सब असल में उसी का किया धरा है, राधिका ने कहा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के तो होश उड़ गए। ये बात तो उसके दिमाग में आई ही नहीं। जैसा राधिका सोच रही थी वैसा तो उसने सोचा ही नहीं था। और राधिका ऐसा क्यों सोच रही थी इसके बारे में जानने के लिए उसने राधिका से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कल रात जो कुछ हुआ वो उसने ही जानबूझकर किया है? इंस्पेक्टर ने पूछा। बताती हूँ सर, राधिका ने कहा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने इंस्पेक्टर को वो सारी कहानी सुना दी जो उसके मन में चल रही थी। कल रात को उसने लकी के बारे में जो कुछ भी सोचा था और उस बात को सच्चा साबित करने के लिए जो कुछ भी तर्क उसके दिमाग ने उसे दिए थे, वो सारे तर्क उसने इंस्पेक्टर के सामने रख दिए। इंस्पेक्टर खुद भी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में राधिका जो कह रही थी बात वही थी? क्या सच में लकी ने जानबूझकर अपने फायदे के लिए ये सब करवाया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी उधर उस लड़की के चले जाने के बाद कुछ देर के लिए उसका नाम पढ़कर हैरान हो गया था, लेकिन आखिर में वो समझ गया था कि उसमें और उसकी राधिका में कोई समानता ही नहीं थी। इधर उस लड़की को भी लकी के ऊपर शक हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब लकी की ही रची हुई कोई साजिश थी। अगले दिन जब लकी से इंस्पेक्टर मिलने आया तो उसने कहा कि शहर का मेयर लकी से मिलना चाहता है। लकी तो उससे मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन पकड़े जाने पर राधिका इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गई और उसने उसे वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो वो लकी के बारे में सोचती थी। मैं सच कह रही हूँ सर, वो एक नंबर का बदमाश आदमी है। मैं जानती हूँ ना कि वो किस परिवार से आता है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसका एक भाई लड़कियों के साथ ना गलत काम करने की वजह से जेल में बंद हुआ है। इससे पहले इन लोगों के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी सर। ऐसे में ये मानना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है कि लकी ने ये सब जानबूझकर किया है, राधिका ने कहा। उसने इंस्पेक्टर को समझाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। इंस्पेक्टर भी उसकी बात चाय पीते हुए ध्यान से सुने जा रहा था और कुछ सोच रहा था। तो अब तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? तुमने जो कहा वो सारी बातें तो अपने आप में ठीक है, लेकिन तुम ये साबित कैसे करोगी कि लकी ने ये सब जानबूझकर किया है और वो इन सब चीजों के पीछे का मास्टरमाइंड है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, वो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी ना, उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर हम उसकी हिस्ट्री निकालें या फिर बस उसे इंट्रोगेट करके भी देखेंगे तो ये बात उसके मुंह से ना 2 मिनट में निकल जाएगी कि उसने ये किया है। इस बात पर मैं तो श्योर हूं, राधिका ने कहा। इंस्पेक्टर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब उधर इंस्पेक्टर राधिका के साथ बैठा हुआ था तब इधर लकी नहा धोकर रेडी हो गया था और बाहर आ गया था। चल इंस्पेक्टर साहब, लकी ने कहा और सोफे की तरफ देखने लगा, लेकिन वहां पर तो उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। लकी खाली सोफा देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि टेबल पर केटल तो रखी है, लेकिन चाय का कप गायब है। अब ये कहां चले गए, लकी ने अपने आप से कहा। फिर उसने बालकनी में और बालकनी के पीछे वाले गार्डन में देखा, लेकिन वहां भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर लकी सीधा बाहर आया
और उसने बाहर देखा तो पाया कि इंस्पेक्टर और राधिका साथ में ही बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब चलें? लकी ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही लकी को देखा तो वो खुशी के मारे खड़ा हो गया और बोला, हाँ सर चलते हैं। और वो उठकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। सर आप ये अभी तो आप कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे, और आप अभी उससे सर कहकर बात कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है सर? राधिका ने पूछा। तुम्हें क्या लग रहा था? तुम जो कुछ भी कह रही थी मैं उसे सीरियसली सुन रहा था। वो तो क्या है कि अकेले कमरे में ना मुझे चाय पीना अच्छा नहीं लगता। मुझे चाय पीते पीते कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए होता है। बात खत्म चाय खत्म, इसलिए बाय बाय। और हाँ, आखिर में ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें डिटेक्टिव होने का ना कहीं से कोर्स करना चाहिए भाई। आदमी की हरकत को नहीं, उसकी नीयत को समझने की तुम्हें बहुत जरूरत है। तुम जानती नहीं हो कि पाइथन गैंग चीज क्या है। वो किसी के लिए काम नहीं करती है। उसके सामने लकी तो अभी फिर भी बच्चा है। इंस्पेक्टर ने कहा और वहां से चला गया। राधिका खड़ी खड़ी उसका मुंह ही ताकती रह गई। अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि इंस्पेक्टर उसके साथ है और उसके साथ मिलकर वो आराम से लकी का पर्दाफाश कर सकती है, लेकिन उसने तो उसके सारे इरादों पर पानी ही फेर दिया था। राधिका को गुस्सा आया और उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटक दिया। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हूं। मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि लकी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, चाहे ये काम मुझे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। राधिका ने कहा और वहां से निकल गई। इधर लकी भी तैयार होने के बाद इंस्पेक्टर के साथ शहर के मेयर से मिलने के लिए निकल गया था। रास्ते में जब वो दोनों जा रहे थे तो अचानक लकी को याद आया कि इंस्पेक्टर राधिका के साथ बैठा हुआ था। ऐसे में उसने पूछा, सर वो लड़की आपसे क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं सर, वो बस आपके ही बारे में बात कर रही थी। इंस्पेक्टर के मुंह से गलती से निकल गया। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? लकी ने हैरान होते हुए पूछा। उसे पहले से ही लग रहा था कि वो लड़की इंस्पेक्टर से उसके बारे में ही बात कर रही होगी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे इस बारे में पूछना चाहिए, और आखिर में उसका गेस सही निकला। अरे कुछ नहीं सर, वो तो बस आपकी तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि आप कितने महान आदमी हैं। इतने बड़े परिवार से होने के बाद भी आप में घमंड नाम की कोई चीज नहीं है, और कैसे आप किसी की भी जान बचाने के लिए कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं। दूसरों की जान बचाने के चक्कर में आपको अपनी जान की भी कोई परवाह नहीं रहती है, वगैरह वगैरह यही सब कह रही थी। उस इंस्पेक्टर ने लकी से झूठ बोलते हुए कहा। लकी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उस लड़की ने लकी के बारे में उससे यही सब कहा था। सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? क्योंकि झूठ सुनने पर मुझे अपने आप बुरा लगना शुरू हो जाता है। आप सच बोलिए, मैं सच में आपका बुरा नहीं मानूंगा, लकी ने कहा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर के गाल लाल हो गए। वो चोरों को रंगे हाथों पकड़ता था और यहाँ लकी ने उससे ही रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसे में अब उसके पास लकी को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उसे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। लकी जैसे जैसे उसकी बात ध्यान से सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर मुस्कान बिखरती जा रही थी। आखिर में जब उसकी बात पूरी हुई तो लकी ने मन ही मन अपने आप से कहा, इसमें और राधिका में सच में जमीन आसमान का अंतर है। दो लोग के एक जैसे नाम हो जाने से वो दोनों एक जैसे नहीं हो जाते। आपने कुछ कहा सर? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी नहीं, हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं ये बताइए, लकी ने पूछा। बस सर 10 मिनट और फिर हम अपने स्थान पे होंगे, उस इंस्पेक्टर ने कहा और ड्राइवर को गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए इशारा कर दिया। पूरे शहर में घूमने के बाद लगभग 10 मिनट में उनकी गाड़ी मेयर के बंगले के सामने आकर खड़ी हो गई थी। लकी ने देखा कि मेयर ने अपना घर काफी शानदार बनाया हुआ था। वो एक बड़ा सा बंगला था जिसमें एक बड़ा सा लॉन था और लॉन के बीचों बीच अंदर जाने का रास्ता था। लॉन में लगी हरी घास धूप में चमक रही थी। लकी और इंस्पेक्टर जीप से उतरे और उस लॉन से होते हुए सीधा दरवाजे के सामने खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही घंटी बजाई तो खुद मेयर ने बाहर आकर दरवाजा खोला। वो लकी को देखते ही पहचान गए थे। लकी, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। इंस्पेक्टर ने तुम्हारे बारे में जैसा बताया था और मैंने भी उसकी बात सुनकर जैसा इमेजिन किया था ना, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, मेयर ने लकी से गले मिलते हुए कहा। लकी को भी उससे मिलकर काफी खुशी हुई और आगे की बात करने के लिए वो दोनों अंदर चले गए। मैंने इंस्पेक्टर को खास तौर पर कहा था कि लकी का चाय और नाश्ता कुछ भी होटल में नहीं होना चाहिए।
आज के दिन वो हमारे साथ रहेगा और हम दोनों दिन भर खूब बातें करेंगे। मेयर ने लकी को सोफे पर बैठाते हुए कहा और फिर खुद उसके सामने बैठ गया। उनके बैठते ही लकी के सामने ढेर सारा नाश्ता लगा दिया गया। उसके सामने ब्रेड, ऑमलेट, फ्रेंच टोस्ट, अलग अलग फूलों के जूस और तो और पराठे भी रख दिए गए थे। शुरू करो लकी। जी सर, लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, लकी ने कहा। हाँ हाँ पूछो ना, क्यों नहीं, मेयर ने कहा। सर, आपने मुझे यहाँ सिर्फ नाश्ता करने और इधर उधर की बातें करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। जब से इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मैं तब से ही सोच रहा हूँ कि आप मुझसे बात क्या करना चाहते हैं। ऐसे में क्या आप मुझे पहले ये बता सकते हैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? उसके बाद मेरे लिए नाश्ता करना ना आसान हो जाएगा, लकी ने कहा। मेयर ने पहले लकी की शक्ल देखी और फिर इंस्पेक्टर की। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा आदमी नहीं देखा जो सीधा मुद्दे पर आ जाता हो। उसे पता चल चुका था कि लकी को अपना और दूसरों का वक्त खराब करने का कोई शौक नहीं था और ये बात उसे काफी अच्छी लगी। ऐसे में मेयर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तुमने सही पहचाना। असल में मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें यह कहना चाहता था कि कल तुमने हमारे शहर के लिए और उसके लोगों के लिए और उसके टूरिस्ट के लिए जो कुछ भी किया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया लकी। अगर तुम नहीं होते तो ना सिर्फ हमारी पुलिस की इमेज पर दाग लगता, बल्कि मेरे ऊपर भी उस दाग की छींटें आ जाते। मेरे लिए पब्लिक को जवाब देना बहुत भारी हो जाता और हो सकता था कि इस कांड के बाद मुझे अपनी कुर्सी ही छोड़नी पड़ जाती। लेकिन तुमने हम दोनों की इज्जत ना सिर्फ बचा ली है, बल्कि सामने से ना बढ़ा भी दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम के लिए मैं तुम्हें हमारे प्रेसिडेंट से अवार्ड दिलवाऊं, मेयर ने कहा। लकी उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था। मेयर बस इतना ही कहकर चुप हो गया और मुस्कुराने लगा, लेकिन लकी को ऐसा लग रहा था कि वो और कुछ कहना चाहता था। इसलिए अचानक से लकी के मुंह से निकला, और क्या? मेयर ने पूछा। सर, मुझे लग रहा है कि आपने सिर्फ अभी आधी ही बात की है। आधी बात अभी बाहर आनी बाकी है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर और आपका चेहरा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, लकी ने कहा। यह सुनते ही मेयर के तो होश उड़ गए। वो सीधा इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या उसने लकी को पहले से ही कुछ बता दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ से नाम सिर हिलाते हुए मना कर दिया। उन दोनों के बीच ये सब होता देख लकी अपने आप समझ गया कि कोई तो बात थी जो दोनों उससे छिपा रहे थे। कहिए ना सर, क्या बात है? लकी ने दोबारा पूछा। देखो लकी, तुमने सही पहचाना, बात तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं उस बात पर इतनी जल्दी आ जाऊंगा तो शायद तुम मुझे मतलबी या डरपोक समझोगे, लकी, मेयर ने कहा। अरे नहीं सर, मैं बात सुनने के बाद आपको कुछ नहीं समझूंगा। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं आपको। आप सिर्फ कहिए कि बात क्या है, लकी ने कहा। दरअसल लकी, बात यह है कि कल रात के बाद से भारत में हमारे जितने भी जासूस है ना, उन लोगों के जरिए इंस्पेक्टर ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी जानकारी निकालने की कोशिश की थी। ये तो हमें पहले से ही पता चल गया था कि तुम अग्रवाल परिवार के बेटे हो और वो परिवार इंडिया का सबसे बड़ा परिवार है, लेकिन थोड़ा और टटोलने के बाद हमें ये पता चला कि तुम्हें कमाल के लड़ाके भी हो। तुमने इंडिया की बहुत सारी गैंग्स को अकेले ही खत्म कर दिया। तुमने ऐसे ऐसे खूंखार लड़ाकों को भी अपने दम पर ही हरा दिया, जिनका आतंक तो पूरी दुनिया में मशहूर था। मैं शहर का मेयर हूँ, मुझे शहर के बागीचों की भी खबर रहती है और शहर के गटर की भी। तुमने जिन लोगों को हराया था वो शहर के गटरों के राजा थे। ऐसे में हम तुम्हारे और भी बड़े फैन हो गए और कल रात जो कुछ भी हुआ वो हमें कोई बड़ी बात नहीं लगी, मेयर ने कहा और इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। लकी उन दोनों की बात को ध्यान से सुन रहा था। वो बस ये देखना चाहता था कि आखिर उनकी बात जाकर खत्म कहाँ होती है। मेयर ने बिना देर किए आगे कहा, लकी, अब चूंकि तुम यहाँ आ गए हो और हमें तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता चल चुका है, तो हमारी तुमसे उम्मीदें ना बढ़ गई हैं। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ से पाइथन गैंग से लड़ो और उसका सफाया कर दो, मेयर ने कहा। यह सुनते ही लकी तो हैरान हो गया, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि अब मेयर अपनी बात खत्म कर चुका था, लेकिन फिर भी वो उससे इतनी बड़ी उम्मीद पाल लेगा, इस बात की तो लकी को उम्मीद नहीं थी। लकी, प्लीज मना मत करना, वो हमारे शहर का बहुत बड़ा कटर है। हम सालों से उन लोगों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे निपट पाना हम लोगों के लिए मुश्किल ही होता जा रहा है। हमारे कितने ही जवान उनसे लड़ने के चक्कर में मारे जा चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि अब इस काम को तुम ही अंजाम दे सकते हो। कीमत जो तुम कहोगे मिलेगी, मेयर ने कहा और धीरे से लकी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी पाइथन गैंग से लड़ेगा
या वो इस झमेले में पड़ने से मना कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब नहा रहा था तब राधिका ने इंस्पेक्टर को उसके बारे में वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसे कल रात को लगा था। इधर जब लकी बाहर निकला और उसने देखा कि इंस्पेक्टर वहां नहीं था तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर राधिका से बात कर रहा था। ऐसे में उसने उसे बुलाया और वो दोनों साथ में निकल गए। राधिका की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उधर लकी भी मेयर के घर पहुंच चुका था। मेयर उसका काफी सत्कार कर रहा था, लेकिन लकी को सत्कार के पीछे की असली वजह समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने साफ शब्दों में पूछा तो मेयर ने कहा कि लकी उनकी तरफ से पाइथन गैंग से लड़े। प्लीज लकी, मना मत करना, मैंने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम कब से ऐसे आदमी की तलाश में थे जो हमारे डिपार्टमेंट या सरकार का ना हो और जो पूरी गैंग को एक बार में ही साफ कर दे। मेयर ने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा, लेकिन क्यों? आपको ऐसे ही आदमी की जरूरत क्यों थी जो पुलिस डिपार्टमेंट से या आपकी सरकार से ना हो और पूरी गैंग का सफाया भी कर दे? लकी ने पूछा। उसे ये बात कुछ अजीब लग रही थी। मेयर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो गैंग हमारे डिपार्टमेंट और सरकार के लोगों के बिना एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती है। हम जानते हैं कि सबका तो नहीं, लेकिन उस गैंग को अंदर ही अंदर हमारे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है। सब लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए उस गैंग को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे में हम चाह कर भी उसे खत्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर बार हम जाते हैं और हर बार कोई ना कोई उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। मेयर ने कहा। लकी सर सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। बहुत सी जगह तो डिपार्टमेंट के लोग ही गैंग को आगे करके बड़े लोगों से या सरकार के मंत्रियों से पैसा निकलवाते हैं, या फिर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं। मैं खुद कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो ये सब करते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं करता है। इंस्पेक्टर ने भी कहा। लकी को यह सब समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो ये सब आए दिन अपने देश में होते हुए देखता था, लेकिन यहाँ पर ये सब देखना और उसके बारे में सुनना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, फिर भी मेरा और एक सवाल है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन लोगों को खत्म कर सकता हूँ? लकी, ये सवाल तुम हमें चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हो ना? तुम भी जानते हो कि तुम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हो। मेयर ने कहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैंने उन्हें आज तक कभी देखा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख सकता हूँ, लकी ने कहा। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो और ईमानदार कोशिश करो। उसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो हमें पहले से ही मालूम है, मेयर ने कहा। और बदले में आप लोगों की तरफ से क्या मदद मिलने वाली है मुझे? लकी ने पूछा। सर, आपको मैं और मेरी पूरी टीम कवर देकर रखेगी। उन लोगों की लोकेशन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। उन लोगों का सरदार है एलेक्स। अगर हमने एलेक्स को पकड़ लिया ना तो समझो पूरी गैंग हमारी गिरफ्त में होगी। लेकिन एलेक्स तक पहुंचने के लिए हमें उसके आदमियों से निपटना होगा। नो डाउट उनके गढ़ में घुसना बहुत मुश्किल काम है और वहां से निकल पाना तो और ज्यादा मुश्किल काम है, इंस्पेक्टर ने कहा। इसके अलावा यहाँ का मेयर होने के नाते मेरे पास में जो भी पावर्स हैं तुम उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट के लेवल तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी जान की रखवाली की जिम्मेदारी भी ना मेरी होगी। जान की कीमत पर मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगा, मेयर ने भी कहा। लकी उन दोनों की बात सुन तो रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। काफी देर तक उस बात के बारे में विचार करने के बाद में उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मैं उसके गढ़ में घुस भी गया, मैंने सब लोगों को निपटा भी दिया और कल को मैंने एलेक्स को पकड़ के आपके पैरों में पटक भी दिया, तो भी क्या आपके डिपार्टमेंट, सरकार और लोगों को ये शक नहीं होगा कि इन सब में आपका ही हाथ है? मतलब मेरी और पाइथन गैंग की तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, ना ही मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो फिर मैं उन लोगों से लड़ूंगा क्यों? और अगर लड़ भी लिया तो मैं उन लोगों को खत्म क्यों करूंगा? मेरा अपना भी तो एक कारण होना चाहिए ना। लकी की बात सुनकर वो दोनों भी सोच में पड़ गए। लकी सही कह रहा था। अगर बिना कारण ही वो उन लोगों से लड़ने चला गया तो फिर सीधी उंगली इंस्पेक्टर और मेयर के ऊपर ही उठने वाली थी। अरे ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ लेकिन लकी तुम ही बताओ ना, इस केस में क्या कर सकते हैं? मेयर ने पूछा। लकी ने उन दोनों को देखा और फिर मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने एक टोस्ट उठाया और अपना चाय का कप उठाकर खिड़की के पास चला गया। वो मजे से टोस्ट खा रहा था और चाय पी रहा था। इधर ये दोनों उसे इस तरह से निश्चिंत देखकर बड़े हैरान हो गए। इंस्पेक्टर ने मेयर को इशारा किया कि वो लकी से कुछ कहे,
लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खुद इंस्पेक्टर की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में दोनों ही लकी के बोलने का इंतजार करने लगे। आखिर में लकी ने अपनी चाय खत्म की और टोस्ट खत्म करते हुए कहा, कल उन लोगों का बम नहीं फटा, इस बात से वो नाराज तो बहुत होंगे, है ना? लकी ने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने ही इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर हम एक काम करते हैं। लकी उन दोनों के पास आया और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लकी उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता जा रहा था। जैसे जैसे वो उसका प्लान सुनते जा रहे थे, उनके कान खड़े होते जा रहे थे। लकी ने अपना प्लान खत्म किया और कुर्सी में पीछे तक धंस कर बैठ गया और नाश्ते के मजे लेने लगा। वो दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। जब सुबह उधर मेयर के घर में ये सब हो रहा था, तब इधर पाइथन गैंग के ऑफिस में सभी लोग बड़े परेशान और घबराए हुए से नजर आ रहे थे। वो लोग अपने मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। वहां बहुत कम रोशनी थी और बैठने की तो कोई खास व्यवस्था भी नहीं थी। कोई ड्रम पर बैठा था, कोई टूटी कुर्सी पर और कोई टायर के ढेर पर। लेकिन सभी के हाथों में हथियार थे और सभी बहुत खूंखार नजर आ रहे थे। अभी बॉस आएंगे तो क्या कहना है, कुछ सोचा है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? बम तो तुम लोगों ने लगाया था ना। धमाका नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती है या तुम्हारी? ओ हेलो, मेरा काम तो सिर्फ बम लगाना था, बनाने का ठेका इसका था। जरूर इसने ही कोई गड़बड़ की होगी। अच्छा, मैंने गड़बड़ की होगी? साले मेरे बनाए कम से कम 200 बम तू अभी तक ना जाकर लगा चुका है। सारे के सारे फटे हैं। इस बार का नहीं फटा तो बम बनाने में गड़बड़ हो गई? हाँ, अरे यार लड़ने से क्या होगा यार। बम नहीं फटने की खबर बॉस को जब से लगी है तब से उनका दिमाग खराब हो गया है। इस धमाके से कम 500 लोग मरने वाले थे, लेकिन एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। पाइथन के इतिहास में पाइथन कभी इतनी बुरी तरीके से तो फेल नहीं हुआ है और इस बात से बॉस जरूर नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी गर्दन बचानी हो तो जरा सोच लो कि कहना क्या है, वरना सब के सब लोग जान से जाएंगे। पाइथन गैंग के लोग आपस में ये सब बात कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। कितनी भी सफाई दे दो कोई फायदा नहीं होने वाला है, जान से तो तुम सभी जाओगे। जैसे ही उन लोगों ने यह आवाज सुनी तो वो खड़े हुए सभी लोग हैरान हो गए। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि एलेक्स की ही थी। एलेक्स को देखते ही उन लोगों की टांगे कांपने लगी। उसने हरे रंग का जैकेट और काले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसकी दाढ़ी भारी थी और बाल भूरे थे। उसके गले में बहुत सारे चैन और हाथ में एक मोटा सा डंडा था। उसने अपनी कमर में 2 बंदूकें लगा रखी थी। बॉस हमें नहीं पता कि कैसे हुआ ये सब, पर एक आदमी ने एलेक्स को देखते ही सफाई देनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एलेक्स ने अपना हाथ उठाकर उसे शांत करवा दिया। जब तक मैं कुछ पूछूं नहीं तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, एलेक्स ने कहा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे साफ करने लगा। आखिर में उसे लोड करते हुए उसने कहा, अब बताओ बम फटा क्यों नहीं? जैसे ही एलेक्स ने यह सवाल किया तो सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। उनमें से किसी के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था। किसी को नहीं पता चला कि वो बम लगाने के बाद हुआ क्या था। कमाल है, अब जब मैं पूछ रहा हूं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एलेक्स ने उन सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तुम्हें पता था ना, ये बहुत बड़ा मिशन है। मैंने कहा था कि जब तक काम ना हो जाए तब तक आसपास ही रहना। तुम में से कौन था आसपास? क्या हो रहा था होटल पर, किसे याद है? एलेक्स ने पूछा और फिर से सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर में एक आदमी ने बड़ी हिम्मत करके अपना गला साफ किया और कहा, बॉस असल में हम में से कोई भी वहां पर नहीं था। बम लगाते ही सब लोग वहां से निकल गए थे बॉस। जैसे ही उस आदमी ने कहा, एलेक्स ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों को देखते ही वो लोग समझ गए थे कि एलेक्स का अगला सवाल क्या होने वाला था। इसलिए बिना देर किए दूसरे बंदे ने कहा, वो बॉस हुआ ये कि हमने पुलिस की गाड़ी में बम लगाया तो देखा कि सभी लोग बाहर आने लगे। हमें लगा कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम वहां से निकल गए। उसके बाद हमें लगा कि काम तो हो ही जाएगा क्योंकि पुलिस वालों की हारी हुई शक्लें साफ नजर आ रही थी, इसलिए हम वहां से थोड़ी दूर निकल गए। काफी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो हमने फिर से वहां जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आया बॉस। ना कोई आदमी था, ना पुलिस की गाड़ी। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। मैंने कहा था ना
कि काम करने से पहले पुलिस का सपोर्ट लेना। तुम में से कौन थाने जाकर पुलिस से बात करके आया था? एलेक्स ने पूछा। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कौन बात करके आया था इंस्पेक्टर से? एलेक्स ने फिर से पूछा। तीनों ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। ये देखते ही एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी बंदूक से उन लोगों के पैर में गोलियां मारनी शुरू कर दी। हरामखोर, मजाक हो रहा है क्या? क्या लगता है कोई खेल है ये? पाइथन गैंग का बम नहीं फटने का मतलब जानते हो? मैं जिस काम के ऊपर हाथ रख देता हूं उसे पूरा करके छोड़ता हूं, जानते हो ना? फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे हुई? एलेक्स ने उनके ऊपर बरसते हुए कहा। उसे सच में अपने लोगों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बॉस, बॉस, सच में गलती हो गई। हमें लगा कि क्या लगा क्या कि पाइथन का नाम है तो अपने आप ही काम हो जाएगा, बम भी अपने आप फट जाएगा और लोग अपने आप मर जाएंगे। तुम्हारी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? 2 करोड़ का ठेका था, पूरे 2 करोड़ का। अब तुम लोग मुझे उसके बदले में 20 करोड़ ला के दोगे, एलेक्स ने कहा और खड़े होकर उन तीनों के ऊपर बंदूक तान दी। नहीं बॉस, ऐसा मत कीजिए। इतना पैसा हम लोग कहां से लेकर आएंगे? हाँ बॉस, हम सब तो गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? अगर नहीं लाओगे तो जान से जाओगे। मेरे यहां नामर्दों की कोई जगह नहीं, एलेक्स ने कहा और उन तीनों को लाइन से खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बंदूक लोड की और तीनों के पैर में एक एक गोली मार दी। उन तीनों की चीख निकल गई और तीनों लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर जा गिरे। बॉस प्लीज, प्लीज माफ कर दो बॉस। हाँ बॉस, हमसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा बॉस। आगे से तुम करने के कुछ लायक बचोगे ही नहीं मेरे बच्चों, एलेक्स ने कहा और उनके दूसरे पैर में भी गोली मार दी। अब वो पूरी तरीके से अपाहिज हो गए थे, उनका खून बहे जा रहा था और वो बुरी तरीके से रो रहे थे। इधर एलेक्स ने जैसे ही उन तीनों में से एक के सिर पर बंदूक रखी कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। एलेक्स बॉस, रुको, आपके लिए एक न्यूज है। एक आदमी भागता हुआ एलेक्स के पास आया और आकर खड़ा हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था आदमी और क्या खबर लेकर आया था वो? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब नहा रहा था तब राधिका ने इंस्पेक्टर को उसके बारे में वो सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसे कल रात को लगा था। इधर जब लकी बाहर निकला और उसने देखा कि इंस्पेक्टर वहां नहीं था तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर राधिका से बात कर रहा था। ऐसे में उसने उसे बुलाया और वो दोनों साथ में निकल गए। राधिका की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उधर लकी भी मेयर के घर पहुंच चुका था। मेयर उसका काफी सत्कार कर रहा था, लेकिन लकी को सत्कार के पीछे की असली वजह समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने साफ शब्दों में पूछा तो मेयर ने कहा कि लकी उनकी तरफ से पाइथन गैंग से लड़े। प्लीज लकी, मना मत करना, मैंने बड़ी उम्मीदों से तुम्हें यहाँ बुलाया है। हम कब से ऐसे आदमी की तलाश में थे जो हमारे डिपार्टमेंट या सरकार का ना हो और जो पूरी गैंग को एक बार में ही साफ कर दे। मेयर ने अपनी बात में आगे जोड़ते हुए कहा, लेकिन क्यों? आपको ऐसे ही आदमी की जरूरत क्यों थी जो पुलिस डिपार्टमेंट से या आपकी सरकार से ना हो और पूरी गैंग का सफाया भी कर दे? लकी ने पूछा। उसे ये बात कुछ अजीब लग रही थी। मेयर ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, क्योंकि वो गैंग हमारे डिपार्टमेंट और सरकार के लोगों के बिना एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती है। हम जानते हैं कि सबका तो नहीं, लेकिन उस गैंग को अंदर ही अंदर हमारे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है। सब लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए उस गैंग को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे में हम चाह कर भी उसे खत्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर बार हम जाते हैं और हर बार कोई ना कोई उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है, मेयर ने कहा। लकी सर सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। बहुत सी जगह तो डिपार्टमेंट के लोग ही गैंग को आगे करके बड़े लोगों से या सरकार के मंत्रियों से पैसा निकलवाते हैं या फिर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऐसे लोगों को आगे कर देते हैं। मैं खुद कई ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो ये सब करते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं करता है, इंस्पेक्टर ने भी कहा। लकी को यह सब समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो ये सब आए दिन अपने देश में होते हुए देखता था, लेकिन यहाँ पर ये सब देखना और उसके बारे में सुनना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ठीक है, फिर भी मेरा और एक सवाल है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उन लोगों को खत्म कर सकता हूँ? लकी, ये सवाल तुम हमें चिढ़ाने के लिए पूछ रहे हो ना? तुम भी जानते हो कि तुम उन्हें आसानी से खत्म कर सकते हो।
मेयर ने कहा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उन्हें जानता नहीं हूं, मैंने उन्हें आज तक कभी देखा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं। हाँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देख सकता हूं, लकी ने कहा। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो और ईमानदार कोशिश करो। इसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो हमें पहले से ही मालूम है, मेयर ने कहा। और बदले में आप लोगों की तरफ से क्या मदद मिलने वाली है मुझे, लकी ने पूछा। सर, आपको मैं और मेरी पूरी टीम कवर देकर रखेगी। उन लोगों की लोकेशन क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। उन लोगों का सरदार है एलेक्स। अगर हमने एलेक्स को पकड़ लिया ना तो समझो पूरी गैंग हमारी गिरफ्त में होगी। लेकिन एलेक्स तक पहुंचने के लिए हमें उसके आदमियों से निपटना होगा। नो डाउट उनके गढ़ में घुसना बहुत मुश्किल काम है और वहां से निकल पाना तो और ज्यादा मुश्किल काम है, इंस्पेक्टर ने कहा। इसके अलावा यहाँ का मेयर होने के नाते मेरे पास में जो भी पावर्स हैं तुम उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट के लेवल तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम्हारी जान की रखवाली की जिम्मेदारी भी ना मेरी होगी। जान की कीमत पर मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगा, मेयर ने भी कहा। लकी उन दोनों की बात सुन तो रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। काफी देर तक उस बात के बारे में विचार करने के बाद में उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मैं उसके गढ़ में घुस भी गया, मैंने सब लोगों को निपटा भी दिया और कल को मैंने एलेक्स को पकड़ के आपके पैरों में पटक भी दिया, तो भी क्या आपके डिपार्टमेंट, सरकार और लोगों को ये शक नहीं होगा कि इन सब में आपका ही हाथ है? मतलब मेरी और पाइथन गैंग की तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, ना ही मैं यहाँ का नागरिक हूँ, तो फिर मैं उन लोगों से लड़ूंगा क्यों? और अगर लड़ भी लिया तो मैं उन लोगों को खत्म क्यों करूंगा? मेरा अपना भी तो एक कारण होना चाहिए ना। लकी की बात सुनकर वो दोनों भी सोच में पड़ गए। लकी सही कह रहा था। अगर बिना कारण ही वो उन लोगों से लड़ने चला गया तो फिर सीधी उंगली इंस्पेक्टर और मेयर के ऊपर ही उठने वाली थी। अरे ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ लेकिन लकी तुम ही बताओ ना, इस केस में क्या कर सकते हैं? मेयर ने पूछा। लकी ने उन दोनों को देखा और फिर मुस्कुराने लगा। इसके बाद उसने एक टोस्ट उठाया और अपना चाय का कप उठाकर खिड़की के पास चला गया। वो मजे से टोस्ट खा रहा था और चाय पी रहा था। इधर ये दोनों उसे इस तरह से निश्चिंत देखकर बड़े हैरान हो गए। इंस्पेक्टर ने मेयर को इशारा किया कि वो लकी से कुछ कहे, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खुद इंस्पेक्टर की भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में दोनों ही लकी के बोलने का इंतजार करने लगे। आखिर में लकी ने अपनी चाय खत्म की और टोस्ट खत्म करते हुए कहा, कल उन लोगों का बम नहीं फटा, इस बात से वो नाराज तो बहुत होंगे, है ना? लकी ने उन दोनों से पूछा। उन दोनों ने ही इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। तो फिर हम एक काम करते हैं। लकी उन दोनों के पास आया और फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लकी उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता जा रहा था। जैसे जैसे वो उसका प्लान सुनते जा रहे थे, उनके कान खड़े होते जा रहे थे। लकी ने अपना प्लान खत्म किया और कुर्सी में पीछे तक धंस कर बैठ गया और नाश्ते के मजे लेने लगा। वो दोनों बस एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। जब सुबह उधर मेयर के घर में ये सब हो रहा था, तब इधर पाइथन गैंग के ऑफिस में सभी लोग बड़े परेशान और घबराए हुए से नजर आ रहे थे। वो लोग अपने मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। वहां बहुत कम रोशनी थी और बैठने की तो कोई खास व्यवस्था भी नहीं थी। कोई ड्रम पर बैठा था, कोई टूटी कुर्सी पर और कोई टायर के ढेर पर, लेकिन सभी के हाथों में हथियार थे और सभी बहुत खूंखार नजर आ रहे थे। अभी बॉस आएंगे तो क्या कहना है, कुछ सोचा है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? बम तो तुम लोगों ने लगाया था ना। धमाका नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती है या तुम्हारी? ओ हेलो, मेरा काम तो सिर्फ बम लगाना था, बनाने का ठेका इसका था। जरूर इसने ही कोई गड़बड़ की होगी। अच्छा, मैंने गड़बड़ की होगी? साले मेरे बनाए कम से कम 200 बम तू अभी तक ना जाकर लगा चुका है। सारे के सारे फटे हैं। इस बार का नहीं फटा तो बम बनाने में गड़बड़ हो गई? हाँ? अरे यार, लड़ने से क्या होगा यार? बम नहीं फटने की खबर बॉस को जब से लगी है तब से उनका दिमाग खराब हो गया है। इस धमाके से कम 500 लोग मरने वाले थे, लेकिन एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। पाइथन के इतिहास में पाइथन कभी इतनी बुरी तरीके से तो फेल नहीं हुआ है और इस बात से बॉस जरूर नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन अगर तुम लोगों को अपनी गर्दन बचानी हो तो जरा सोच लो कि कहना क्या है, वरना सब के सब लोग जान से जाएंगे। पाइथन गैंग के लोग आपस में ये सब बात कर ही रहे थे कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। कितनी भी सफाई दे दो कोई फायदा नहीं होने वाला है, जान से तो तुम सभी जाओगे। जैसे ही उन लोगों ने यह आवाज सुनी तो वो खड़े हुए सभी लोग हैरान हो गए। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि एलेक्स की ही थी।
एलेक्स को देखते ही उन लोगों की टांगे कांपने लगी। उसने हरे रंग का जैकेट और काले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उसकी दाढ़ी भारी थी और बाल भूरे थे। उसके गले में बहुत सारे चैन और हाथ में एक मोटा सा डंडा था। उसने अपनी कमर में 2 बंदूकें लगा रखी थी। बॉस हमें नहीं पता कि कैसे हुआ ये सब, पर एक आदमी ने एलेक्स को देखते ही सफाई देनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एलेक्स ने अपना हाथ उठाकर उसे शांत करवा दिया। जब तक मैं कुछ पूछूं नहीं, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, एलेक्स ने कहा और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और उसे साफ करने लगा। आखिर में उसे लोड करते हुए उसने कहा, अब बताओ बम फटा क्यों नहीं? जैसे ही एलेक्स ने यह सवाल किया तो सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। उनमें से किसी के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था। किसी को नहीं पता चला कि वो बम लगाने के बाद हुआ क्या था। कमाल है, अब जब मैं पूछ रहा हूं तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एलेक्स ने उन सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो सभी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तुम्हें पता था ना, ये बहुत बड़ा मिशन है। मैंने कहा था कि जब तक काम ना हो जाए तब तक आसपास ही रहना। तुम में से कौन था आसपास? क्या हो रहा था होटल पर, किसे याद है? एलेक्स ने पूछा और फिर से सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर में एक आदमी ने बड़ी हिम्मत करके अपना गला साफ किया और कहा, बॉस, असल में हम में से कोई भी वहां पर नहीं था। बम लगाते ही सब लोग वहां से निकल गए थे बॉस। जैसे ही उस आदमी ने कहा, एलेक्स ने उसे तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों को देखते ही वो लोग समझ गए थे कि एलेक्स का अगला सवाल क्या होने वाला था। इसलिए बिना देर किए दूसरे बंदे ने कहा, वो बॉस, हुआ ये कि हमने पुलिस की गाड़ी में बम लगाया तो देखा कि सभी लोग बाहर आने लगे। हमें लगा कि हम पकड़े जाएंगे, इसलिए हम वहां से निकल गए। उसके बाद हमें लगा कि काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि पुलिस वालों की हारी हुई शक्लें साफ नजर आ रही थी। इसलिए हम वहां से थोड़ी दूर निकल गए। काफी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो हमने फिर से वहां जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आया बॉस। ना कोई आदमी था, ना पुलिस की गाड़ी। पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। मैंने कहा था ना कि काम करने से पहले पुलिस का सपोर्ट लेना। तुम में से कौन थाने जाकर पुलिस से बात करके आया था? एलेक्स ने पूछा। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर उन्होंने अपना सिर नीचे झुका लिया। कौन बात करके आया था इंस्पेक्टर से? एलेक्स ने फिर से पूछा। तीनों ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। ये देखते ही एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी बंदूक से उन लोगों के पैर में गोलियां मारनी शुरू कर दी। हरामखोर, मजाक हो रहा है क्या? क्या लगता है कोई खेल है ये? पाइथन गैंग का बम नहीं फटने का मतलब जानते हो? मैं जिस काम के ऊपर हाथ रख देता हूं उसे पूरा करके छोड़ता हूं, जानते हो ना? फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कैसे हुई? एलेक्स ने उनके ऊपर बरसते हुए कहा। उसे सच में अपने लोगों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। बॉस, सच में गलती हो गई। हमें लगा कि क्या लगा क्या कि पाइथन का नाम है तो अपने आप ही काम हो जाएगा, बम भी अपने आप फट जाएगा और लोग अपने आप मर जाएंगे। तुम्हारी वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? 2 करोड़ का ठेका था, पूरे 2 करोड़ का। अब तुम लोग मुझे उसके बदले में 20 करोड़ लाके दोगे, एलेक्स ने कहा और खड़े होकर उन तीनों के ऊपर बंदूक तान दी। नहीं बॉस, ऐसा मत कीजिए। इतना पैसा हम लोग कहां से लेकर आएंगे? हाँ बॉस, हम सब तो गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहां से लेकर आएंगे? अगर नहीं लाओगे तो जान से जाओगे। मेरे यहां नामर्दों की कोई जगह नहीं, एलेक्स ने कहा और उन तीनों को लाइन से खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने अपनी बंदूक लोड की और तीनों के पैर में एक एक गोली मार दी। उन तीनों की चीख निकल गई और तीनों लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर जा गिरे। बॉस प्लीज माफ कर दो बॉस। हाँ बॉस, हमसे गलती हो गई, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा बॉस। आगे से तुम करने के कुछ लायक बचोगे ही नहीं मेरे बच्चों, एलेक्स ने कहा और उनके दूसरे पैर में भी गोली मार दी। अब वो पूरी तरीके से अपाहिज हो गए थे। उनका खून बहे जा रहा था और वो बुरी तरीके से रो रहे थे। इधर एलेक्स ने जैसे ही उन तीनों में से एक के सिर पर बंदूक रखी कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। एलेक्स बॉस, रुको, आपके लिए एक न्यूज है। एक आदमी भागता हुआ एलेक्स के पास आया और आकर खड़ा हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन था आदमी और क्या खबर लेकर आया था वो? आपको क्या लगता है?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उधर लकी ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली थी, और इधर एलेक्स के सबसे खास आदमी ने उसके पास आकर उसे लकी के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। उसने उसे बताया कि कैसे लकी की वजह से उन लोगों का काम रुक गया था। जब एलेक्स को पता चला कि लकी ने यह सब अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए किया था, तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने राधिका पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया। इधर लकी भी होटल वापस आ गया और सीधा राधिका के कमरे के बाहर चला गया। वो वहां खड़ा हुआ और घमंड को दूर करने का नाटक करने लगा। फिर जैसे ही उसने देखा कि दो लोग उसकी निगरानी करने में लगे हुए थे, तो लकी ने अपने घुटनों पर गिरकर राधिका से माफी मांग ली। ये देखकर राधिका हैरान हो गई थी। अरे लकी, उठो उठो, क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। लकी, देख रहे हैं तो देखने दो, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जो आदमी तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद सकता है, वो क्या तुमसे माफी नहीं मांग सकता? लकी ने कहा। राधिका का तो दिमाग ही खराब हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लकी को क्या हो गया है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तब तक मैं यहां से नहीं उठने वाला हूं, लकी ने कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बस अब तो कम से कम उठ जाओ, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने जब उससे इस तरह से माफी मांगी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। इतने में लकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधिका के गाल लाल हो गए थे। सब लोग उसे देखकर पहले ही वहां रुक गए थे, और फिर लकी ने जिस तरह से उसकी दिशा में हाथ बढ़ाया, वो समझ गई थी कि लकी अपने आप तो उठने वाला था नहीं। राधिका को उसे हाथ देकर ही उठाना पड़ता। ऐसे में राधिका ने अपने चेहरे पर गिरते हुए बालों को पीछे किया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर लकी का हाथ पकड़ लिया। वो कुछ लोग पीछे से चिल्लाए और तालियां बजाने लगे। राधिका को तो शर्म ही आ गई और वो उन्हें सफाई देने ही वाली थी कि इतने में लकी ने खड़े होकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कमरे में आना पड़ेगा। यह सुनते ही राधिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया देखते ही देखते ऊपर से नीचे तक पलट चुकी थी। जो लकी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, वो उसके लिए अपनी तरफ से कोई सरप्राइज लेकर आया था। क्या सरप्राइज है? राधिका ने पूछा। वो तो मेरे कमरे में चलने के बाद ही पता चलेगा ना डार्लिंग, लकी ने कहा। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? मैं तुम्हारी डार्लिंग नहीं हूं लकी, राधिका ने जोर से कहा। लकी ने अपनी जीभ मुंह में ही काटी और बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम डार्लिंग बनने के लायक तो हो। लकी ने उसके कान में फुसफुसा दिया। वो दोनों लोग जो लकी को देख रहे थे, जब उन्होंने ये देखा तो वो अंदर तक जल गए। सच में राधिका बहुत खूबसूरत थी, और जिस तरह से लकी उससे सभी लोगों के सामने प्यार कर रहा था, ये देखकर उन्हें बहुत जलन हो रही थी। अब उनके मन में इस बात का कोई शक नहीं बचा था कि लकी ने राधिका को ही बचाने के लिए इन लोगों का प्लान फेल किया था। तो चलें? लकी ने फिर से राधिका से पूछा। उसने अपनी नजर नीचे कर ली थी और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया। भीड़ पीछे से चिल्लाई जा रही थी और लकी भी हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। उधर जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, इधर उन लड़कों ने कोने में जाकर अपना फोन निकाला और सीधा एलेक्स को फोन मिलाते हुए कहा, बॉस, हमें वो लड़का और वो लड़की दोनों मिल गए हैं। जो जानकारी हमें मिली है वो बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और पागल है एक दूसरे के प्यार में। ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही पागल है। वैसे बॉस, लड़की है बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? उसको जल्दी से यहाँ ले आओ, हम भी तो जाने आखिर उसकी खूबसूरती का राज क्या है। उधर से एलेक्स ने हंसते हुए कहा। इधर से ये आदमी भी हंस दिया और फिर उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद उस आदमी ने होटल में मौजूद अपने सारे लोगों को फोन किया और राधिका को किडनैप करने की प्लानिंग करने लगा। इधर जब एलेक्स के लोग राधिका को उठाने की पूरी तैयारी कर चुके थे, तब इधर लकी भी राधिका के साथ अपने कमरे में आ गया था। उसने उसकी आंखें बंद की हुई थी और वो उसे कमरे में ले जा रहा था। क्या क्या कर रहे हो लकी? ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुमने मेरी आंखें ही बंद कर दी है? अब तो हम कमरे में आ गए, प्लीज अब तो खोलने दो ना, राधिका ने कहा। बस 2 मिनट और, लकी ने कहा और इधर उधर देखने लगा। उसने मैनेजर से जो ड्रेस राधिका के लिए लाने को कहा था, वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था।
लेकिन वो ड्रेस उससे कहीं मिल ही नहीं रही थी। उसने सोफे पर, पलंग पर और टेबल पर भी देख लिया, लेकिन कहीं उसे वो ड्रेस नहीं मिल रही थी। लकी खोलने दो ना प्लीज, अब बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे कह रहा हूं ना 2 मिनट रुक जाओ, लकी ने कहा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो कोमलता नहीं थी जो राधिका के कमरे के बाहर नजर आ रही थी। उसकी ऐसी खुदरी सी आवाज सुनते ही राधिका को कुछ अजीब लगा। उसने अपने आप को रोका ही नहीं और बोली, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रूड नहीं रहूंगा, कभी भी घमंड नहीं दिखाऊंगा, अपना घमंड कम करने की मैंने शुरुआत भी कर दी है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब ये अचानक से क्या हो गया? ये पुराना लकी कैसे जाग गया? लेकिन लकी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा हुआ था और वो पलंग और सोफे के नीचे देखता जा रहा था, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ? उसने फिर से पूछा, लेकिन लकी कुछ नहीं कह रहा था। इधर राधिका ने लकी के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसे हटाने की कोशिश करने लगी। वो अपने दोनों हाथों से लकी की हथेली को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी का हाथ हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब राधिका उसके साथ संघर्ष करते हुए थकने लगी तो इतने में उसका हाथ लकी के घाव को छू गया। उसकी हथेली के बीच में एक बड़ा सा छेद पड़ा हुआ था। राधिका ने बिना देर किए अपनी सबसे छोटी उंगली उस छेद में डाली। जैसे ही वो उंगली उस घाव में गई, लकी बुरी तरीके से चिल्ला उठा। उसने अपने दर्द को दबाने के लिए अलमारी का हैंडल पकड़ा और उसे भी खींच दिया। आह! लकी ने कहा और आखिर उसे राधिका की आंखों पर से अपना हाथ हटाना पड़ गया। तुम्हारा? लकी जोर से चिल्लाया और दर्द के मारे अपने हाथ भींच कर पलट गया। वो राधिका को गाली देने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर अलमारी में पड़ी ड्रेस पर गई थी। तुम्हारा क्या? इतने में राधिका ने भी पलट कर पूछा। वो समझ गई थी कि लकी उसे कुछ भला बुरा कहने वाला था। इतने में लकी ने वो ड्रेस उठाई और कहा, तुम्हारा सरप्राइज ये रहा। लकी ने कहा और वो ड्रेस सीधे राधिका की तरफ बढ़ा दी। राधिका का भी गुस्सा अचानक से शांत हो गया था। उसे अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे लकी उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही उसे ड्रेस मिली तो राधिका खुश हो गई और उसने तुरंत उससे वो ड्रेस ले ली। फिर राधिका ने जैसे ही ड्रेस खोली तो वो उसे देखती ही रह गई। वो एक गहरे नीले रंग का सिल्क का वन पीस था और उसके साथ में एक डायमंड का नेकलेस भी। राधिका जिस तरह से उस ड्रेस को देख रही थी, उसे देखते ही लकी समझ गया था कि उसे ड्रेस और नेकलेस दोनों बेहद पसंद है। कैसी लगी? लकी ने पूछा। उसके हाथ में अभी भी दर्द हो रहा था और उसने अपना एक हाथ दूसरे हाथ में थामा हुआ था। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी है। कहां से खरीदी? राधिका ने पूछा। लकी ये सवाल सुनते ही हड़बड़ा गया। मैनेजर ने उसे ये तो बताया ही नहीं था कि उसने कहां से ड्रेस ली थी, और ना ही लकी ने उसे बताया था कि उसे कहां से ड्रेस लेनी थी। इसलिए उसने कहा, अरे तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो बस पहन कर दिखाओ कैसी लग रही हो। लकी की बात सुनते ही राधिका भी खुश हो गई। वो बाथरूम में चेंज करने के लिए जा ही रही थी कि इतने में उसे याद आया कि उसने एक सवाल तो लकी से पूछा ही नहीं था। अरे हाँ, तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि तुम मेरे ऊपर अचानक से इतने मेहरबान क्यों हो गए। इतनी महंगी ड्रेस और फिर ये नेकलेस, चक्कर क्या है भाई? ये मेरा माफी मांगने का तरीका है। वैसे तो मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता हूँ, लेकिन जब किसी से मांगता हूँ ना तो पूरा दिल खोल कर मांगता हूँ। अब मैंने तुमसे माफी मांगी तो जितना दिल खोल कर मांग सकता था उतना दिल खोल कर मांग रहा हूँ। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ और माफी का पूरा मजा लो। अभी एक और सरप्राइज तुम्हारे लिए आना बाकी है, लकी ने कहा। राधिका एक पल के लिए लकी की आंखों में देखते ही रह गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ऐसा लड़का अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जाओ ना, लकी ने कहा तो राधिका को होश आया और वो सीधा बाथरूम में चेंज करने के लिए चली गई। उसके जाते ही लकी ने गहरी सांस ली और फिर पलंग पर आकर बैठ गया। इसके बाद उसने अपने कमरे में लगा लैंडलाइन फोन उठाया और होटल के मैनेजर को फोन करते हुए बोला, सारी तैयारी हो गई है ना? हम लोग बस 20 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, सारी तैयारियां हो गई है, आप जब आना चाहें तब आ सकते हैं, मैनेजर ने कहा। लकी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर फोन काट दिया। उधर जब राधिका अंदर तैयार हो रही थी तब इधर लकी ने भी अपना सूट निकाल लिया। उसने बाथरूम का दरवाजा बाहर से लगा दिया और खुद भी तैयार होने के लिए चला गया। लगभग 20 मिनट के बाद जब राधिका ने दरवाजा बजाया तो लकी ने दरवाजा खोल दिया। तुमने दरवाजा क्यों लगाया? मैं कब से, राधिका ने कहा। जैसे ही उसने लकी की तरफ देखा तो वो देखती ही रह गई।
लकी ने भी गहरे नीले रंग का टुक्सीडो पहना हुआ था। उसने अपनी दाढ़ी में जेल लगाकर उसे सेट कर लिया था। उसके काले जूते चमक रहे थे और उसके पास से परफ्यूम की बहुत हल्की हल्की लेकिन मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। नॉट बैड, राधिका ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो, लकी ने कहा। सच में राधिका किसी परी से कम नहीं लग रही थी। थैंक यू फॉर द ड्रेस लकी, सच में ये काफी सुंदर है, राधिका ने कहा और लकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इतने में लकी ने देखा कि राधिका के नेकलेस में कुछ बाल अटक रहे थे। ऐसे में लकी उसके बिल्कुल पास आया और उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ डाल लिए। राधिका के दिल की धड़कन तेज हो गई, उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। लकी के परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लकी ने धीरे से उसके नेकलेस और बालों को पकड़ा और फिर उसे खोलकर उलझे हुए बालों को निकाल दिए। इस बीच जब 2-3 बार लकी की उंगलियों ने राधिका की गर्दन को छुआ तो वो सिहर उठी थी। लकी ने फिर से उसका नेकलेस लगाकर उसके बालों को ठीक कर दिया था। तुम्हारे कुछ बाल उलझ रहे थे, लकी ने कहा। थैंक यू, राधिका ने अपनी नजर नीचे ही रखते हुए कहा। अब हम चलें, लकी ने पूछा। राधिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। लकी ने उसे अपना हाथ दिया और राधिका ने लकी का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों किसी नए जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन पहले से ही जानने लगे थे। उधर जब लकी ने कमरे का दरवाजा खोला और वो बाहर आने लगा तो इतने में इधर होटल के मैनेजर ने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और बोला, ध्यान से सुनो, लकी सर और राधिका मैडम आने वाले हैं। वो लोग किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने वैसे तो तुम लोगों को प्रोग्राम शेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद तो है ना सबसे पहले क्या लगेगा? यस सर, मुझे पता है, मैं ही लेकर जाऊंगा। गुड, वैसे चलो, मैं तो यहीं आसपास रहूंगा, फिर भी कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और हाँ, मैं यहाँ 2 गार्ड से ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि प्रेसिडेंट के कोई गेस्ट आने वाले हैं तो होटल की सारी सिक्योरिटी वहाँ बिजी रहेगी। ऐसे में तुम लोग कोशिश करना कि दरवाज़ा बंद ही रहे और कोई अंदर ना आ सके। ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे, एक वेटर ने कहा। मैनेजर ने उन लोगों को इशारों से ऑल द बेस्ट कहा और फिर वहां से निकल गया। उसने तिरछी नजरों से देख लिया था कि कुछ लोग उसके आसपास ही मंडरा रहे थे, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और सीधा प्रेसिडेंट के गेस्ट को रिसीव करने चला गया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाले थे ये पाइथन गैंग के लोग, और आखिर क्या प्लान था लकी का? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मरीनर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।